हे दोस्त, द डीप डाइव में आपका स्वागत है। एक छोटा सा सवाल, एक 15th सेंचुरी के वाटर व्हील और आज के मॉडर्न इरिगेशन में क्या कनेक्शन है? और कैसे आपके डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर की जॉब एक मुगल ऑफिसर के रोल की हल्की सी झलक है? हिस्ट्री सिर्फ डेट्स नहीं है, ये प्रॉब्लम सॉल्विंग का एक ब्लूप्रिंट है जो हम आज भी यूज करते हैं। आज हम हिस्ट्री रटने नहीं, बल्कि उसके सिस्टम और लॉजिक को समझने वाले हैं। हम मीडिएवल इंडिया की एक जबरदस्त यात्रा पर निकल रहे हैं, जहां हम यूपीएससी प्रीलिम्स के 20 सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को एक एक करके क्रैक करेंगे। तो अपनी नोटबुक तैयार कर लो, फोकस मोड ऑन, और हाँ, इस ज्ञान की यात्रा को शुरू करने से पहले एक छोटा सा काम कर दो। जल्दी से सब्सक्राइब बटन दबा दो, बेल आइकॉन को ऑन कर दो ताकि कोई भी सेशन मिस ना हो, और लाइक बटन को जरूर स्मैश करना। आपका सपोर्ट हमारे लिए बहुत मायने रखता है। चलो शुरू करते हैं। बिल्कुल। आज का हमारा लर्निंग मैप काफी पैक्ड है। हम मिडीवल टेक्नोलॉजी से शुरू करेंगे, खासकर इरिगेशन। फिर विजयनगरा साम्राज्य की ग्रेटनेस को समझेंगे, उसकी पॉलिटिक्स, इंफ्रास्ट्रक्चर और सोशल स्ट्रक्चर्स। उसके बाद हम मुगल एडमिनिस्ट्रेशन की मशीनरी को डिकोड करेंगे, लैंड रेवेन्यू सिस्टम से लेकर आर्ट हिस्ट्री तक। हम रीजनल किंगडम्स को भी टच करेंगे और भारत की डेस्टिनी को शेप करने वाली बड़ी लड़ाइयों के साथ फिनिश करेंगे। हर सवाल एक नए कॉन्सेप्ट का दरवाजा है। लेट्स बिगिन। ओके, तो अपना पहला सवाल अनपैक करते हैं। ये यूपीएससी सीएसई प्रीलिम से है। क्वेश्चन 1, द इरिगेशन डिवाइस कॉल्ड अरघट्टा वाज A. A water bag made of leather pulled over a pulley. B. A large wheel with earthen pots tied to the outer ends of its spokes. C. A large earthen pot driven by bullocks. D. A large water bucket pulled up by rope directly by hand. और इसका broad micro theme है medieval Indian science and technology, irrigation. ठीक है, तो ऑप्शंस देखने से पहले कोर कॉन्सेप्ट को समझते हैं। ये एराघाटा आखिर था क्या? ये जो टर्म है, जिसे कभी-कभी घंटी यंत्र भी कहते हैं, ये बेसिकली एक सोफिस्टिकेटेड मैकेनिकल वाटर लिफ्टिंग डिवाइस था। अच्छा। हाँ, इसे आप पर्शियन व्हील का एक अर्ली फॉर्म समझ सकते हैं, जो कुओं से इरिगेशन के लिए पानी निकालने में इस्तेमाल होता था। मतलब हाथ से एक बाल्टी खींचने से तो ये बहुत बड़ा अपग्रेड था। इसे एकदम क्रिस्टल क्लियर करने के लिए कोई रियल लाइफ एग्जाम्पल इमेजिन कीजिए। एक कुएं के ऊपर लगा एक बहुत बड़ा लकड़ी का व्हील। अब सोचिए कि उसके रिम पर, मतलब किनारे पर, मिट्टी के घड़े एक माला की तरह बंधे हुए हैं। जैसे ही व्हील घूमता है, ये घड़े कुएं में डूबते हैं, पानी से भरते हैं, ऊपर आते हैं और फिर अपना पानी एक चैनल में खाली कर देते हैं जो सीधा खेतों तक जाता है। सिंपल, पर अपने टाइम के हिसाब से बहुत इफेक्टिव है ना? एग्जैक्टली। और चलो ऑप्शंस की ऑप्शन सर्जरी करते हैं। ऑप्शन ए, अ वाटर बैग मेड ऑफ लेदर पुल्ड ओवर अ पुली। अब ये सिस्टम था, पर ये अरगटा नहीं था। इसे मोटके या चारस कहते थे। एक पेरिफेरल नॉलेज अलर्ट, ये सिस्टम अरगटा से कम एफिशिएंट था क्योंकि इसमें पानी का कंटिन्यूअस फ्लो नहीं होता था। तो ऑप्शन ए एक क्लासिक ट्रैप है। इरिगेशन मेथड है पर गलत वाला, सो इट्स आउट। ऑप्शन बी, अ लार्ज व्हील विद अर्दन पॉट्स टाइड टू द आउटर एंड्स ऑफ इट्स स्पोक्स। चलो कीवर्ड चेक करते हैं। लार्ज व्हील, चेक। अर्दन पॉट्स टाइड, चेक। ये डिस्क्रिप्शन एकदम टेक्स्ट बुक मैच है घाटी यंत्र या पॉट गार्लैंड मैकेनिज्म का, जो हमने अभी डिस्कस किया। ये हमारा विनर लग रहा है। राइट, बाकियों का क्या? ऑप्शन सी, अ लार्जर अर्दन पॉट ड्रिवन बाय बुलॉक्स। ये तो बहुत वेग है। मतलब हो सकता है बुलॉक सिस्टम को पावर करते हो, पर इसमें की कंपोनेंट यानी मल्टीपल पॉट्स वाला व्हील तो मिसिंग है। तो ये इनकम्प्लीट और इनकरेक्ट है। ऑप्शन डी, अ लार्ज वाटर बकेट पुल्ड अप बाय रोप डायरेक्टली बाय हैंड। ये तो पानी निकालने का सबसे बेसिक तरीका है। ये अरघट्टा के सेंस में कोई मैकेनिकल डिवाइस तो नहीं है। सो दिस इज ऑल्सो आउट। तो बी सही क्यों है और बाकी गलत क्यों? ऑप्शन बी ही इकलौता ऑप्शन है जो अरघट्टा का एसेंस पकड़ता है, एक कंटिन्यूअस साइक्लिकल मैकेनिज्म जिसमें एक व्हील और पॉट्स की सीरीज हो। बाकी ऑप्शंस दूसरे सिंपलर मेथड्स डिस्क्राइब करते हैं। एक और पेरिफेरल नॉलेज, अरघट्टा खुद भी इवॉल्व हुआ। इसका जो लेटर एडवांस्ड वर्जन था, जिसे साकिया या ट्रू पर्शियन व्हील कहते हैं, उसमें गियरिंग मैकेनिज्म भी था। अच्छा, हाँ, वो सिस्टम एनिमल की हॉरिजॉन्टल मोशन को व्हील की वर्टिकल मोशन में ट्रांसलेट करता था। ये एक 14th सेंचुरी का अपग्रेड था। तो याद रखना, टेक्नोलॉजी हमेशा इवॉल्व होती है। फैंटास्टिक। तो इसे मेमोरी में लॉक कैसे करें? मेमोरी हैक सिंपल है। अरघट्टा को घंटी यंत्र से कनेक्ट करो। घंटी का साउंड घड़े जैसा है और यंत्र मतलब मशीन या व्हील। सो पॉट मशीन, अरघट्टा इज इक्वल टू पॉट व्हील। इजी। मिनी रिकैप। इन शॉर्ट, अराघट्टा पॉट्स की माला वाला व्हील है। ये कोई सिंगल लेदर बैग या बकेट नहीं है। कॉन्सेप्ट क्लियर? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला सवाल यूपीएससी सीएसई 2024 से। क्वेश्चन 2, Who of the following rulers of medieval India gave permission to the Portuguese to build a fort at Bhatkal? A. Krishnadevaraya. B. Narsimha Suluva. C. Muhammad Shah III. D. Yusuf Adil Shah. Broad micro theme: Vijayanagara Empire and European powers. ठीक है, कॉन्टेक्स्ट सेट करते हैं। समय है अर्ली 16th सेंचुरी का। पोर्चुगीज इंडियन ओशन में नए प्लेयर हैं और वो ट्रेड मोनोपोली इस्टेब्लिश करने की कोशिश कर रहे हैं।
उनकी स्ट्रैटेजी सिर्फ ट्रेड नहीं थी, वो कोस्ट पर स्ट्रेटेजिक फोर्ट्स बनाना चाहते थे। इसके लिए उन्हें पावरफुल लोकल रूलर्स की परमिशन चाहिए थी, और उस समय साउथ इंडिया में विजयनगरा एम्पायर डोमिनेंट पावर थी। परफेक्ट। इस कॉन्टेक्स्ट के साथ चलो ऑप्शंस एनालाइज करते हैं। ऑप्शन ए, कृष्णदेवराया। ये एक बहुत बड़ा नाम है। कृष्णदेवराया या केडीआर विजयनगरा के सबसे शक्तिशाली एम्परर थे 1509 से 1529 तक। हिस्टोरिकल सोर्सेज इंक्लूडिंग पोर्चुगीज सोर्सेज कंफर्म करते हैं कि उनके पोर्चुगीज गवर्नर अल्फोंसा दे अल्बुकर्क के साथ काफी स्ट्रेटेजिक और फ्रेंडली रिलेशंस थे। 1510 के आसपास उन्होंने पोर्चुगीज को भटकल में, जो आज के कर्नाटका में है, एक किला बनाने की परमिशन दी। ये तो डायरेक्ट हिट लगता है। एग्जैक्टली। पर 100% श्योर होने के लिए बाकी ऑप्शंस भी चेक कर लेते हैं। ऑप्शन बी, नरसिम्हा सलुवा। वो सलुवा डायनेस्टी के रूलर थे जो केडीआर के तुलवा डायनेस्टी से पहले आई थी। अल्बुकर्क वाले इस स्पेसिफिक इवेंट के साथ उनकी टाइमलाइन मैच नहीं करती, सो ही इज आउट। ऑप्शन सी, मोहम्मद शाह थर्ड। ये बहमनी सुल्तान थे, विजयनगरा का राइवल किंगडम, तो ये तो हाईली अनलाइकली है। ऑप्शन डी, यूसुफ आदिल शाह। ये बीजापुर सल्तनत के फाउंडर थे, विजयनगरा के एक और बड़े राइवल, तो अगेन गलत रूलर, गलत किंगडम। तो आंसर तो क्लियरली ए है। पर दोस्त, असली मजा तो अब आएगा। चलो कुछ पेरिफेरल नॉलेज ऐड करते हैं। कृष्णदेवराया जैसे पावरफुल रूलर ने ये परमिशन दी ही क्यों? ये कोई चैरिटी नहीं थी, ये एक ब्रिलियंट स्ट्रेटेजिक मूव था। उन्हें पोर्चुगीज से दो चीजें चाहिए थीं। पहला, हाई क्वालिटी अरेबियन हॉर्सेस तक एक्सक्लूसिव एक्सेस, जिसका इंपोर्ट पोर्टुगीज कंट्रोल करते थे, और एक स्ट्रॉन्ग कैवलरी लड़ाइयां जीतने के लिए की थी। और दूसरा, उन्हें अपने राइवल्स यानी बाहमनी सुल्तान्स के खिलाफ नेवल सपोर्ट चाहिए था। तो ये एक क्लासिक तुम मेरी मदद करो मैं तुम्हारी करूंगी वाली डील थी। एब्सोल्युटली। ये एक म्यूचुअली बेनिफिशियल स्ट्रेटेजिक अलायंस था। ये दिखाता है कि मेडिवल पॉलिटिक्स भी उतनी ही कॉम्प्लेक्स और कैलकुलेटेड थी जितनी मॉडर्न जियोपॉलिटिक्स होती है। टाइम फॉर अ मेमोरी हैक। मेमोरी हैक। इसे ऐसे सोचो, KDR प्लस पोर्चुगीज इक्वल्स फ्रेंड्स विद बेनिफिट्स। और बेनिफिट्स क्या थे? हॉर्सेस एंड फोर्ट्स। KDR को हॉर्सेस मिले, पोर्चुगीज को फोर्ट। सिंपल। मिनी रिकैप, महान कृष्णदेवराया ने परमिशन दी थी। ये एक स्मार्ट पॉलिटिकल और स्ट्रेटेजिक मूव था, सिर्फ एक सिंपल लैंड ग्रांट नहीं। फैंटास्टिक। चलो यूपीएससी CSE 2023 के एक सवाल पर चलते हैं। एक और सवाल मैग्निफिसेंट विजयनगर एम्पायर पर। क्वेश्चन 3, Who among the following rulers of Vijayanagara Empire constructed a large dam across Tungabhadra River and a canal cum aqueduct several kilometers long from the river to the capital city? A. Devrai I, B. Mallikarjuna, C. Veera Vijaya, D. Virupaksha. Broad micro theme, Vijayanagara urban planning and infrastructure. यहाँ कोर कॉन्सेप्ट है अर्बन प्लानिंग और वाटर मैनेजमेंट। 15th सेंचुरी में विजयनगरा सिटी दुनिया की सबसे बड़ी और प्रॉस्परस सिटीज में से एक थी, पर वो एक सेमी एरिड रीजन में लोकेटेड थी। तो इतनी बड़ी पॉपुलेशन को सपोर्ट करने के लिए एक रिलायबल वाटर सप्लाई सिस्टम नॉन निगोशिएबल था। इसके लिए मैसिव इंजीनियरिंग प्रोजेक्ट्स की जरूरत थी। एक रियल लाइफ सिनारियो सोचो, तुम राजा हो, तुम्हारी कैपिटल बढ़ रही है, पर लोगों को पानी की कमी हो रही है। तुम क्या करोगे? तुम एक स्टेट ऑफ द आर्ट इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट कमीशन करोगे। एग्जैक्टली यही इनमें से एक रूलर ने किया। अब देखते हैं वो कौन था। चलो ऑप्शन सर्जरी करते हैं। ऑप्शन ए, देवराया I। उन्होंने अर्ली 15th सेंचुरी में 1410 के आसपास रूल किया। हिस्टोरिकल रिकॉर्ड्स और नूनिस जैसे ट्रैवलर्स के अकाउंट्स बताते हैं कि देवराया I ही वो विजनरी किंग थे जिन्होंने पहचाना कि पानी की कमी उनकी कैपिटल की ग्रोथ को लिमिट कर रही है। उन्होंने तुंगभद्रा नदी पर एक बड़ा डैम या बैराज बनवाया और फिर शहर तक पानी लाने के लिए एक रिमार्केबल 24 किलोमीटर लंबा एक्वेडक्ट बनवाया। ये तो क्वेश्चन से डायरेक्ट मैच है। बाकी ऑप्शंस को भी क्विकली चेक कर लेते हैं। ऑप्शंस बी मल्लिकार्जुना, सी वीरा विजया एंड डी विरूपाक्षा। ये संगमा डायनेस्टी के दूसरे रूलर्स थे, पर इस मॉन्यूमेंटल और गेम चेंजिंग इंजीनियरिंग प्रोजेक्ट का क्रेडिट स्पेसिफिकली देवराय I को जाता है। सोर्सेज इस पर बहुत क्लियर हैं। एग्जैक्टली। तो ए सही क्यों है? क्योंकि एविडेंस सीधे देवराय I की तरफ पॉइंट करता है। पेरिफेरल नॉलेज टाइम। ये एक्वेडक्ट अपने जमाने के लिए सिविल इंजीनियरिंग का एक मार्वल था। ये रॉकी टेरेन से होकर गुजरता था और शहर के अलग अलग हिस्सों और खेतों को पानी सप्लाई करता था। ये एक टाइमलेस लेसन है कि किसी भी सिविलाइजेशन की प्रॉस्पेरिटी उसकी वाटर मैनेजमेंट की एबिलिटी से डायरेक्टली लिंक्ड होती है। ये थीम आज भी रेलेवेंट है, समझे? एब्सोल्युटली। चलो इसके लिए एक मेमोरी हैक बनाते हैं। मेमोरी हैक, नाम को ब्रेक डाउन करते हैं। देवा इज इक्वल टू भगवान, राया इज इक्वल टू राजा। तो देवराया आए वो गॉड किंग थे जिन्होंने भगवान की तरह काम किया और अपनी सिटी में पानी यानी जीवन लेकर आए। द वन हु सॉल्व्ड द वाटर प्रॉब्लम, देवराया आए। मिनी रिकैप, तुंगभद्रा पर डैम फॉर विजयनगरा। द आंसर इज द विजनरी देवराया आए, अपने समय के एक इंफ्रास्ट्रक्चर जायंट। अगला सवाल ये भी यूपीएससी CSE 2023 से है। क्वेश्चन 4, हु अमंग द फॉलोइंग रूलर्स ऑफ मेडिवल गुजरात सरेंडर्ड ड्यू टू पोर्चुगीज? ए, अहमद शाह, बी, महमूद बेगारहा, सी, बहादुर शाह, डी, मोहम्मद शाह। ब्रॉड माइक्रो थीम,
रीजनल किंगडम्स एंड यूरोपियन पावर्स। ठीक है, अब कॉन्टेक्स्ट गुजरात में 1530s का है। सिचुएशन बहुत टेंस थी। गुजरात के सुल्तान को मुगल एम्परर हुमायूं से एक बहुत बड़ा खतरा था, जो अपना एम्पायर एक्सपैंड कर रहे थे। सुल्तान को जल्दी से एक पावरफुल एलाई चाहिए था, और पोर्चुगीज, जिनकी नेवी समुद्र को कंट्रोल करती थी, अलायंस के लिए परफेक्ट कैंडिडेट थे। अब इस कॉन्टेक्स्ट के आधार पर ऑप्शंस एनालाइज करते हैं। ऑप्शन सी, बहादुर शाह, वो इस पीरियड के दौरान गुजरात के रूलर थे। हिस्टोरिकल सोर्सेज कंफर्म करते हैं कि 1534 में मुगल थ्रेट को फेस करते हुए बहादुर शाह ने पोर्चुगीज के साथ ट्रीटी ऑफ बेसेन साइन की। इस ट्रीटी के तहत उन्हें हुमायूं के खिलाफ नेवल सपोर्ट के बदले में स्ट्रेटेजिक आइलैंड ऑफ ड्यू उन्हें सौंपना पड़ा। उन्होंने बेसेन, वसई और आज के मुंबई को बनाने वाले आइलैंड्स जैसी और टेरिटरीज भी दी। सो दिस इज द करेक्ट आंसर। बाकी रूलर्स? बाकी रूलर्स जैसे अहमद शाह और महमूद बेगराहा अलग अलग टाइमलाइंस के हैं और इस स्पेसिफिक ट्रीटी से जुड़े नहीं हैं। करेक्ट। चलो कुछ क्रूशियल पेरिफेरल नॉलेज ऐड करते हैं। मजबूरी में बनाई ये अलायंस बहादुर शाह के लिए अच्छा साबित नहीं हुआ। कुछ ही साल बाद 1537 में पोर्चुगीज ने खुद ही उन्हें एक शिप पर नेगोशिएशंस के दौरान मार डाला। ये एक स्टार्क रिमाइंडर है कि यूरोपियन पावर्स के साथ ये अलायंसेस कितने वॉलेटाइल और ट्रेचरस हो सकते थे। उनके लिए ट्रेड और टेरिटरी अल्टीमेट गोल थे, और अलायंसेस सिर्फ एक जरिया। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ट्रीटी ऑफ बसीन पोर्चुगीज एक्सपेंशन की हिस्ट्री में एक लैंडमार्क इवेंट है। इसने उन्हें वेस्टर्न कोस्ट पर एक क्रिटिकल फुट होल्ड दे दिया। चलो मेमोरी हैक पर आते हैं। मेमोरी हैक। बहादुर शाह को हुमायूं के खिलाफ बहादुरी दिखानी थी। इस बहादुरी को पाने के लिए उन्होंने पोर्चुगीज के साथ दियो की डील की, पर यह डील उनके लिए फेटल साबित हुई। मिनी रिकैप। ये गुजरात के बहादुर शाह थे जिन्होंने 1534 में ट्रीटी ऑफ बसीन के तहत ड्यू को पोर्चुगीज को सरेंडर किया। ये फैसला पॉलिटिकल कंपल्शन और मुगल्स के खतरे की वजह से लिया गया था। एक्सीलेंट। अब क्वेश्चन 5 यूपीएससी सीएसई 2022 से। क्वेश्चन 5, योग वशिष्ठ was translated into Persian by Nizamuddin Panipati during the reign of A. Akbar, B. Humayun, C. Shahjahan, D. Aurangzeb. Broad micro theme: Mughal culture, literature and translation. यहाँ जो फैसिनेटिंग चीज है वो कोर कॉन्सेप्ट है, अकबर की इंटेलेक्चुअल क्यूरियोसिटी और उनकी सुल-ए-कुल यानी यूनिवर्सल पीस की पॉलिसी। इसे प्रमोट करने के लिए उन्होंने 1574 के आसपास फतेहपुर सीकरी में एक ट्रांसलेशन ब्यूरो मकतब खाना एस्टैब्लिश किया। गोल था मेजर संस्कृत टेक्स्ट को पर्शियन में ट्रांसलेट करना, जो कोर्ट लैंग्वेज थी। अच्छा, जैसे महाभारता और रामायण? हाँ, और भी कई। ऐसा अलग अलग कम्युनिटीज के बीच बेहतर अंडरस्टैंडिंग फॉस्टर करने और पर्शियन लिटरेचर को एनरिच करने के लिए किया गया था। योग वशिष्ठ वेदांतिक फिलॉसफी पर एक प्रोफाउंड संस्कृत टेक्स्ट है। उस बैकग्राउंड के साथ आंसर काफी क्लियर हो जाता है। ऑप्शन ए, अकबर। योगा वासिस्था का ट्रांसलेशन सच में निजामुद्दीन पानीपति ने अकबर के शासनकाल में किया था। इस प्रोजेक्ट का इरादा एक शेयर्ड इंटेलेक्चुअल और कल्चरल स्पेस बनाना था। ये अकबर की पॉलिसीज के साथ परफेक्टली फिट होता है। सो ए इज करेक्ट। हुमायूं, शाहजहां और औरंगजेब के शासनकाल इस स्पेसिफिक ट्रांसलेशन प्रोजेक्ट से जुड़े नहीं हैं। खासकर औरंगजेब। हाँ, औरंगजेब की रिलीजियस और कल्चरल पॉलिसी तो बहुत अलग थी। चलो कुछ पेरिफेरल नॉलेज ऐड करते हैं। ये ट्रांसलेशन प्रोजेक्ट सिर्फ संस्कृत तक लिमिटेड नहीं था। अकबर ने अरेबिक और कुछ ग्रीक टेक्स्ट की ट्रांसलेशंस भी कमीशन किए थे। ये एक मैसिव इंटेलेक्चुअल एंटरप्राइज था। योगा वासिस्था का ट्रांसलेशन उनके बेटे प्रिंस सलीम, जो बाद में एम्पायर जहांगीर बने, को डेडिकेट किया गया था, इस उम्मीद में कि ये उन्हें उनके एडिक्शन से दूर कर देगा। अरे वाह, तो इसमें एक पर्सनल डायमेंशन भी था। वेरी इंटरेस्टिंग। चलो एक मेमोरी हैक बनाते हैं। मेमोरी हैक। सोचो, A फॉर अकबर एंड A फॉर ऑल इंक्लूसिव। अकबर सभी सोर्सेज से नॉलेज इंक्लूड करना चाहते थे, इसीलिए योग वशिष्ठा जैसे डाइवर्स टेक्स्ट का ट्रांसलेशन हुआ। मिनी रिकैप। योग वशिष्ठ का पर्शियन में ट्रांसलेशन अकबर के पैट्रोनेज में हुआ, जो उनकी रिलीजियस और कल्चरल सिंक्रेटिज्म की यूनिक पॉलिसी को दर्शाता है। चलो क्वेश्चन 6 पर चलते हैं, यूपीएससी सीएसई 2021 से। क्वेश्चन 6, According to Portuguese writer Nunes, the women in Vijayanagara Empire were expert in which of the following areas? 1. Wrestling, 2. Astrology, 3. Accounting, 4. Soothsaying. Select the correct answer using the code given below. Options हैं A. 1, 2 and 3 only, B. 1, 3 and 4 only, C. 2 and 4 only, or D. 1, 2, 3 and 4. Broad micro theme. Social history, role of women in Vijayanagara. ये सोशल हिस्ट्री पर एक फैंटास्टिक क्वेश्चन है, और हमारा सोर्स एक स्पेसिफिक फॉरेन ट्रैवलर है, पोर्चुगीज हॉर्स ट्रेडर फर्नाओ नूनीज, जो विजयनगर आए थे। उनकी राइटिंग्स हमें एम्पायर की लाइफ का एक विविड अकाउंट देती हैं, हालांकि शायद थोड़ा एग्जैजरेटेड। वो रॉयल कोर्ट और सोसाइटी में महिलाओं के रोल से पर्टिकुलरली इंप्रेस थे। ओके, तो चलो नूनीज के अकाउंट को स्टेटमेंट्स के खिलाफ चेक करते हैं। स्टेटमेंट 1, रेसलिंग। नूनीज साफ साफ मेंशन करते हैं कि राजा के पास महिलाएं थीं जो रेसलर्स थीं, सो स्टेटमेंट 1 इज करेक्ट। स्टेटमेंट 2, एस्ट्रोलॉजी। वो उन महिलाओं का भी जिक्र करते हैं जो एस्ट्रोलॉजर्स थीं और भविष्य बता सकती थीं, सो स्टेटमेंट 2 इज ऑल्सो करेक्ट। स्टेटमेंट 3, अकाउंटिंग। ये बहुत इंटरेस्टिंग है। वो बताते हैं कि महिलाओं को क्लर्क्स और अकाउंटेंट्स के रूप में एम्प्लॉय किया जाता था, जो एम्पायर के खर्चों का रिकॉर्ड रखती थी, सो स्टेटमेंट 3 इज ऑल्सो करेक्ट। स्टेटमेंट 4, सूथसेइंग। ये एस्ट्रोलॉजी जैसा ही है, और हाँ, नूनीज इसका भी जिक्र करते हैं, सो स्टेटमेंट 4
is also correct. चूंकि नुनेज ने चारों स्टेटमेंट मेंशन किए हैं तो करेक्ट आंसर है डी 1, 2, 3 एंड 4 पेरिफेरल नॉलेज टाइम। नुनेज ये भी कहते हैं कि महिलाएं म्यूजिशियंस, जजेस, बेलिफ्स और यहां तक कि राजा की पर्सनल बॉडीगार्ड्स के रूप में भी सर्व करती थी। ये अकाउंट इनक्रेडिबल है क्योंकि ये मिडीवल इंडिया में महिलाओं के स्टीरियोटाइप को पूरी तरह से शैटर करता है कि वो सिर्फ डोमेस्टिक रोल्स तक ही कन्फाइंड थी। सही बात है। ये दिखाता है कि वो रेसलिंग जैसी फिजिकल एक्टिविटी से लेकर हाई लेवल इंटेलेक्चुअल और एडमिनिस्ट्रेटिव रोल्स तक डाइवर्स फील्ड्स में इन्वॉल्व थीं। ये बहुत अच्छा पॉइंट है जो हिस्ट्री के हमारे मोनोलिथिक व्यू को चैलेंज करता है। तो मेमोरी हैक क्या है? मेमोरी हैक। विजयनगरा की महिलाओं को मल्टी टैलेंटेड ऑलराउंडर्स के रूप में सोचो। आप 4 A's भी याद रख सकते हैं: एथलेटिक्स, रेसलिंग, एस्ट्रोनॉमी, एस्ट्रोलॉजी, अकाउंट्स, अकाउंटिंग एंड ऑग्यूरी, सूटसेइंग। मिनी रिकैप। ट्रैवलर नुनेज के अनुसार विजयनगरा एम्पायर में महिलाएं रेसलिंग, एस्ट्रोलॉजी, अकाउंटिंग और सूटसेइंग इन चारों फील्ड्स में प्रोफिशिएंट थीं। ओके, अगला सवाल क्वेश्चन 7। ये भी 2021 से है। क्वेश्चन 7। With reference to medieval India, which one of the following is the correct sequence in ascending order in terms of size? A. Paragana, Sarkar, Suba. B. Sarkar, Paragana, Suba. C. Suba, Sarkar, Paragana. D. Paragana, Suba, Sarkar. Broad micro theme, Mughal administration. ये मुगल एम्पायर के स्ट्रक्चर पर एक कोर क्वेश्चन है। किसी भी बड़े एम्पायर की तरह इसे इफेक्टिवली गवर्न करने के लिए एक वेल ऑर्गेनाइज्ड हायरार्किकल एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम की जरूरत थी। यहाँ की फ्रेज है असेंडिंग ऑर्डर, मतलब सबसे छोटे से सबसे बड़े तक। चलो यूनिट्स को ब्रेक डाउन करते हैं। सबसे बड़ी यूनिट जो एक प्रोविंस या स्टेट के इक्विवेलेंट थी वो थी सूबा। पूरा एम्पायर सूबाज में डिवाइडेड था। हर सूबा फिर छोटी यूनिट्स में डिवाइडेड था जो हमारे मॉडर्न डिस्ट्रिक्ट्स की तरह थी। इस यूनिट को सरकार कहा जाता था और हर सरकार कई और भी छोटी यूनिट से बना था जो बेसिकली गांव का एक कलेक्शन था। इस यूनिट को परगना कहते थे। तो अगर हम इन्हें सबसे छोटे से सबसे बड़े असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करें तो सीक्वेंस है परगना, सरकार, सूबा। ये ऑप्शन ए से परफेक्टली मैच करता है। ये बहुत लॉजिकल है और हमारे मॉडर्न सिस्टम ब्लॉक, तहसील, डिस्ट्रिक्ट, स्टेट से काफी सिमिलर है। चलो कुछ पेरिफेरल नॉलेज ऐड करते हैं। इनमें से हर यूनिट में एडमिनिस्ट्रेशन चलाने के लिए स्पेसिफिक ऑफिसर्स का एक सेट होता था। फॉर एग्जाम्पल, एक सूबा का हेड सूबेदार होता था, एक सरकार को फौजदार लॉ एंड ऑर्डर के लिए और अमरगुजार रेवेन्यू कलेक्शन के लिए मैनेज करते थे। एक परगना में शिकदार, अमीन और कारकुन्स जैसे ऑफिशियल्स होते थे। तो ये एक बहुत वेल डिफाइंड और सोफिस्टिकेटेड एडमिनिस्ट्रेटिव मशीनरी दिखाता है, सिर्फ रैंडम रूल नहीं। और ये सिस्टम जिसे अकबर ने एस्टैब्लिश किया था, मुगल एम्पायर की स्टेबिलिटी और लॉन्जिविटी के मेन रीजंस में से एक था। इसका एक अच्छा मेमोरी हैक क्या होगा? मेमोरी हैक एक्रोनिम PSS यूज करो। बस इसे प्लीज सर सुबह की तरह सोचो, जहां P फॉर परगाना सबसे छोटा है, S फॉर सरकार बीच में और सुबह सबसे बड़ा। आप अपने सर से इसे करेक्ट ऑर्डर में अरेंज करने के लिए कह रही हैं। परगाना, सरकार, सुबह। मिनी रिकैप। मुगल एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट्स का साइज के हिसाब से करेक्ट असेंडिंग ऑर्डर है परगाना सबसे छोटा, फिर सरकार और फिर सूबा सबसे बड़ा। चलिए 2021 से क्वेश्चन 8 को टैकल करते हैं। इसमें मल्टीपल स्टेटमेंट्स है। क्वेश्चन 8, विद रेफरेंस टू इंडियन हिस्ट्री, which of the following statements is are correct? 1. The Nizamat of Arcot emerged out of Hyderabad state. 2. The Mysore kingdom emerged out of Vijayanagara empire. 3. Rohilkhand kingdom was formed out of the territories occupied by Ahmad Shah Durrani. Broad micro theme, 18th century India, successor states. यहाँ कॉन्सेप्ट है 18th सेंचुरी में मुगल एम्पायर का डिक्लाइन और वेरियस रीजनल पावर्स या सक्सेसर स्टेट्स का उदय। हमें हर किंगडम की ओरिजिन स्टोरी चेक करनी होगी। चलिए स्टेटमेंट सर्जरी करते हैं। स्टेटमेंट 1, द निजामत ऑफ आवर कोर्ट इमर्ज्ड आउट ऑफ हैदराबाद स्टेट। सोर्स मटेरियल बताता है कि निजामत ऑफ आवर कोर्ट, जिसे कर्नेटिक भी कहते हैं, हैदराबाद के निजाम के अंडर एक सूबा या प्रोविंस था। ये हैदराबाद के सबॉर्डिनेट था और उससे इमर्ज आउट नहीं हुआ था जैसे हैदराबाद मुगल एम्पायर से हुआ। तो यूपीएससी कॉन्टेक्स्ट में ज्यादातर हिस्टोरियंस इस स्टेटमेंट को इनकरेक्ट मानते हैं। स्टेटमेंट 2, द मैसूर किंगडम इमर्ज्ड आउट ऑफ विजयनगरा एम्पायर। ये सही है। वुडियार डायनेस्टी जिन्होंने मैसूर किंगडम की स्थापना की, वो इनिशियली विजयनगरा एम्पायर के फ्यूडेटरीज या वैसल्स थे। 1565 में बैटल ऑफ तालीकोटा के बाद जब एम्पायर कमजोर हो गया तो वोडियार्स ने धीरे धीरे अपनी इंडिपेंडेंस असर्ट की। सो मैसूर डिड इमर्ज फ्रॉम द अथॉरिटी ऑफ विजयनगरा। दिस स्टेटमेंट इज करेक्ट। ओके, अब आखिरी वाला स्टेटमेंट 3, रोहिलखंड किंगडम वाज फॉर्म्ड आउट ऑफ द टेरिटरीज ऑक्यूपाइड बाय अहमद शाह दुर्रानी। ये फैक्चुअली इनकरेक्ट है। रोहिलखंड किंगडम बहुत पहले 1720s के आसपास अली मोहम्मद खान जैसे अफगान एडवेंचरर्स द्वारा मुगल डिक्लाइन के पीरियड में एस्टैब्लिश किया गया था। अहमद शाह दुर्रानी के मेजर इन्वेजन्स तो बहुत बाद में 1740s से 1760s में हुए। सो ही डिडंट फॉर्म द किंगडम। दिस स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट। तो हमारी एनालिसिस के बाद सिर्फ स्टेटमेंट 2 सही है। इसका मतलब आंसर वो ऑप्शन होगा जिसमें 2 ओनली लिखा है।
ये क्वेश्चन 18th सेंचुरी पॉलिटिकल फॉर्मेशंस की डिटेल्ड नॉलेज टेस्ट करता है। टाइम फॉर अ मेमोरी हैक। मेमोरी हैक MV याद रखो, मैसूर फ्रॉम विजयनगरा के लिए। इसे एक मास्टर वैसल रिलेशनशिप की तरह सोचो जो एक इंडिपेंडेंट किंगडम में इवॉल्व हो गया। मिनी रिकैप, सिर्फ मैसूर का विजयनगर एम्पायर से इमर्ज होने वाला स्टेटमेंट सही है। आर्कॉट और रोहिलखंड की ओरिजिन्स जो बताई गई हैं वो गलत हैं। अगला सवाल क्वेश्चन 9 UPSC CSE 2020 से। ये कुछ ट्रिकी टर्म्स पर एक मैचिंग क्वेश्चन है। क्वेश्चन 9, कंसिडर द फॉलोइंग पेयर्स। 1 औरंग इन चार्ज ऑफ ट्रेजरी ऑफ द स्टेट। 2 बनियान इंडियन एजेंट ऑफ द ईस्ट इंडिया कंपनी। 3 मिरासिदार designated revenue payer to the state. Which of the pairs given above are correctly matched? ब्रॉड माइक्रो थीम, इकोनॉमिक हिस्ट्री टर्मिनोलॉजी। ये क्वेश्चन इकोनॉमिक और एडमिनिस्ट्रेटिव हिस्ट्री की वोकैब्युलरी पर है। ये टर्म्स अक्सर पूछे जाते हैं। चलो हर पेयर को एक एक करके चेक करते हैं। पेयर 1 औरंग इन चार्ज ऑफ ट्रेजरी ऑफ द स्टेट। औरंग शब्द की एक पर्शियन टर्म है। ये किसी व्यक्ति या ट्रेजरर को रेफर नहीं करता। औरंग एक वेयरहाउस या एक जगह थी जहां गुड्स को एक्सपोर्ट करने से पहले कलेक्ट और स्टोर किया जाता था। तो पेयर 1 इनकरेक्टली मैच्ड है। पेयर 2 बनियान इंडियन एजेंट ऑफ द ईस्ट इंडिया कंपनी। 18th सेंचुरी में खासकर बंगाल में बैनियंस इंडियन ब्रोकर्स, एजेंट्स और इंटरप्रेटर्स थे जो ईस्ट इंडिया कंपनी के ऑफिशियल्स के लिए काम करते थे। वो कॉमर्स में क्रूशियल इंटरमीडियरीज थे। सो दिस डिस्क्रिप्शन इज परफेक्टली करेक्ट। पेयर 2 करेक्टली मैच्ड है। पेयर 3 मिरासिदर डेजिग्नेटेड रेवेन्यू पेयर टू द स्टेट। साउथ इंडिया में रायतवारी सिस्टम के तहत मिरासिदर टर्म उन लोगों को रेफर करता था जिनके पास गांव की जमीनों पर हेरिडिटरी राइट्स थे। चूंकि उन्हें जमीन का प्रोप्राइटर माना जाता था, वही स्टेट को सीधे लैंड रेवेन्यू पे करने के लिए रिस्पॉन्सिबल थे। सो डेजिग्नेटेड रेवेन्यू पेयर उनके रोल का एक करेक्ट डिस्क्रिप्शन है। पेयर 3 भी करेक्टली मैच्ड है। तो पेयर्स 2 और 3 सही हैं। आंसर वो ऑप्शन होगा जिसमें 2 और 3 ओनली लिखा है। पेरिफेरल नॉलेज, इन टर्म्स को समझना मुगल एरा से कंपनी रूल तक के इकोनॉमिक ट्रांजिशन को समझने के लिए क्रूशियल है। औरंग प्रोडक्शन साइड को रिप्रेजेंट करता है, जबकि बनियान और मिरासिदार ब्रिटिश द्वारा बनाए जा रहे न्यू कमर्शियल और रेवेन्यू स्ट्रक्चर्स को रिप्रेजेंट करते हैं। गॉट इट। चलो इसे एक मेमोरी हैक से लॉक करते हैं। मेमोरी हैक, बी फॉर बनियान, बी फॉर ब्रोकर। वो ईस्ट इंडिया कंपनी के ब्रोकर्स थे। और एम फॉर मिरासिदार, एम फॉर मालिक, जमीन का मालिक जो रेवेन्यू पे करता है। मिनी रिकैप, औरंग एक वेयरहाउस है, ट्रेजरर नहीं। बनियान एजेंट और मिरासिदार रेवेन्यू पेयर के डिस्क्रिप्शंस सही मैच किए गए हैं। चलो क्वेश्चन 10 2019 से कुछ म्यूजिक हिस्ट्री में डाइव करते हैं। क्वेश्चन 10, विद रेफरेंस टू मियां तानसेन, व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज नॉट करेक्ट? A. Tansen was the title given to him by Emperor Akbar. B. Tansen composed Dhrupads on Hindu gods and goddesses. C. Tansen composed songs on his patrons. D. Tansen invented many ragas. Broad micro theme, Mughal culture, music and art. यहां सावधान रहना दोस्त। सवाल पूछ रहा है कि कौन सा स्टेटमेंट नॉट करेक्ट है। ये कॉमन यूपीएससी ट्रैप है। हमें गलत स्टेटमेंट ढूंढना है। तानसेन अकबर के कोर्ट के नवरत्नाज में से एक थे और उन्हें इंडियन हिस्ट्री के ग्रेटेस्ट म्यूजिशियंस में से एक माना जाता है। चलो ऑप्शंस चेक करते हैं। ऑप्शन ए, तानसेन वाज द टाइटल गिवन टू हिम बाय एम्परर अकबर। ये एक बहुत कॉमन मिसकंसेप्शन है। हिस्टोरिकल सोर्सेज बताते हैं कि अकबर ने उन्हें रिस्पेक्ट में मियाँ का टाइटल दिया था, पर तानसेन टाइटल उन्हें बहुत पहले ग्वालियर के राजा विक्रमजित ने दिया था। अच्छा, हाँ, तो ये स्टेटमेंट फैक्चुअली इनकरेक्ट है। और क्योंकि हम इनकरेक्ट स्टेटमेंट ढूंढ रहे हैं, तो ये हमारा आंसर हो सकता है। पर एक अच्छा स्टूडेंट हमेशा सारे ऑप्शंस चेक करता है। ऑप्शन बी, तानसेन कंपोज्ड ड्रूपर्ड्स ऑन हिंदू गॉड्स एंड गॉडेसेस। हाँ, ये बिल्कुल सही है। उनकी कई फेमस कॉम्पोजिशंस गणेशा, शिवा और पार्वती जैसी डेटीज की प्रेज में है। ऑप्शन सी, तानसेन कंपोज सॉन्ग्स ऑन हिज पेट्रन्स। ये भी सही है। उन्होंने अपने पेट्रन्स इंक्लूडिंग रेवा के राजा रामचंद्र सिंह और एम्परर अकबर के प्रेज में सॉन्ग्स कंपोज किए। ऑप्शन डी, तानसेन इन्वेंटेड मेनी रागास। हाँ, उन्हें मियाँ की तोड़ी, मियाँ की मल्हार और दरबारी कनाडा जैसे कई रागास क्रिएट करने या पॉपुलराइज करने का क्रेडिट दिया जाता है। तो सब कुछ चेक करने के बाद सिर्फ इनकरेक्ट स्टेटमेंट ए है। यही हमारा आंसर है। ये एक ग्रेट एग्जाम्पल है कि यूपीएससी कैसे माइन्यूट डिटेल्स टेस्ट करती है। एग्जैक्टली। तानसेन का अकबर के साथ एसोसिएशन इतना स्ट्रांग है कि लोग अक्सर मान लेते हैं कि उनके बारे में सब कुछ अकबर से ही रिलेटेड है। टाइम फॉर द मेमोरी हैक। मेमोरी हैक, याद रखो, अकबर ने रिस्पेक्ट दी मियाँ, पर रिस्पेक्ट करने वाला नाम तानसेन ग्वालियर से आया। अकबर इक्वल्स मियाँ, ग्वालियर इक्वल्स तानसेन। मिनी रिकैप, ये स्टेटमेंट कि अकबर ने तानसेन को तानसेन का टाइटल दिया गलत है। ये ग्वालियर के राजा ने दिया था। उनकी म्यूजिकल कॉन्ट्रीब्यूशंस के बारे में बाकी सभी स्टेटमेंट्स सही हैं। अब यहाँ बात बहुत इंटरेस्टिंग हो जाती है। क्वेश्चन 11 2019 से कई स्टूडेंट्स के लिए क्लासिक कंफ्यूजन पॉइंट। क्वेश्चन 11, विद रेफरेंस टू मुगल इंडिया, व्हाट आर द डिफरेंसेस बिटवीन जागीरदार एंड जमींदार? 1. Jagirdars were holders of land assignments in lieu of judicial and police duties, whereas zamindars were holders of revenue rights without obligation to perform any duty other than revenue collection. 2. Land assignments to Jagirdars were hereditary and revenue rights of zamindars were not hereditary.
ब्रॉड, माइक्रो थीम, मुगल एडमिनिस्ट्रेशन, लैंड रेवेन्यू सिस्टम। ठीक है, इसे बहुत ध्यान से ब्रेक डाउन करते हैं। ये मुगल एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम के सबसे फंडामेंटल कॉन्सेप्ट्स में से एक है। पहला, जागीरदार। एक जागीरदार एक स्टेट ऑफिशियल, एक मनसबदार था। उसे एक जागीर दी जाती थी जो एक टेम्पररी लैंड असाइनमेंट था। की पॉइंट यह है कि वो जमीन का मालिक नहीं था, वो सिर्फ अपनी सैलरी और अपने ट्रूप्स को मेंटेन करने के बदले में उस जमीन से रेवेन्यू कलेक्ट करने का हकदार था। दूसरा, जमींदार। एक जमींदार दूसरी तरफ वो व्यक्ति था जिसके पास जमीन पर हेरिडिटरी राइट्स थे। वो अक्सर लोकल चीफ्टन्स या लैंडलॉर्ड्स होते थे जो अपने एरिया के किसानों से रेवेन्यू कलेक्ट करने और उसका एक फिक्स्ड पार्ट स्टेट को देने के लिए रिस्पॉन्सिबल थे। उन कोर डेफिनेशंस के साथ चलो स्टेटमेंट्स को डाइसेक्ट करते हैं। स्टेटमेंट 1 ये कहता है कि जागीरदार्स जुडिशियल और पुलिस ड्यूटीज करते थे, जबकि जमींदार्स सिर्फ रेवेन्यू कलेक्ट करते थे। ये एक मिक्सअप है। जागीरदार का प्राइमरी रोल उसकी सैलरी के लिए रेवेन्यू कलेक्शन से रिलेटेड था, जबकि जमींदार्स लोकल पावर होल्डर्स होने के नाते अक्सर अपनी टेरिटरीज में कुछ लोकल पुलिस और जुडिशियल पावर्स एक्सरसाइज करते थे। तो ये स्टेटमेंट इनकरेक्ट है क्योंकि ये उनके कोर फंक्शंस को मिस रिप्रेजेंट करता है। करेक्ट। अब दूसरा स्टेटमेंट जो एक क्लासिक ट्रैप है। स्टेटमेंट 2 लैंड असाइनमेंट्स टू जागीरदार्स वर हेरिडिटरी एंड रेवेन्यू राइट्स ऑफ जमींदार्स वर नॉट हेरिडिटरी। ये स्टेटमेंट सच्चाई का ठीक उल्टा है। जागीर्स नॉट हेरिडिटरी थीं, वो ट्रांसफरेबल थीं। एक जागीरदार को हर कुछ सालों में एक जागीर से दूसरी जागीर में ट्रांसफर किया जा सकता था। दूसरी ओर जमींदारी राइट्स जनरली हेरिडिटरी थे। अच्छा, वो पिता से बेटे को मिलते थे। बिल्कुल। सो स्टेटमेंट 2 इज ऑल्सो इनकरेक्ट। वाओ, तो दोनों स्टेटमेंट्स गलत है। इसका मतलब आंसर है डी, नीदर 1 नॉट 2। ये क्वेश्चन एक फैंटास्टिक क्लैरिफायर है। एब्सोल्युटली। जो की डिफरेंस याद रखना है वो ये है, जागीरदार इक्वल्स ऑफिसर सैलरी के लिए टेम्पररी लैंड असाइनमेंट के साथ, जमींदार इक्वल्स ओनर जमीन पर हेरिडिटरी राइट्स के साथ। चलो इसे एक मेमोरी हैक से सील करते हैं। मेमोरी हैक। जागीरदार के पास जागीर है जो एक जॉब की तरह है। जॉब्स ट्रांसफरेबल होती हैं और हेरिडिटरी नहीं। जमींदार के पास जमीन है और उनके केस में इस जमीन के राइट्स हेरिडिटरी थे। मिनी रिकैप, दोनों स्टेटमेंट्स फैक्चुअली इनकरेक्ट है क्योंकि वो जागीरदार्स नॉन हेरिडिटरी ऑफिशियल्स और जमींदार्स हेरिडिटरी राइट होल्डर्स की एक्चुअल कैरेक्टरिस्टिक्स को पूरी तरह से फ्लिप कर देते हैं। चलो अपना फोकस 8 पर शिफ्ट करते हैं। क्वेश्चन 12 2019 से। क्वेश्चन 12 हु अमंग द फॉलोइंग मुगल एम्परर्स शिफ्टेड एम्फेसिस फ्रॉम इलस्ट्रेटेड मैन्युस्क्रिप्ट्स टू एल्बम एंड इंडिविजुअल पोर्ट्रेट? ए हुमायून, बी अकबर, सी जहांगीर, डी शाहजहां। ब्रॉड माइक्रो थीम, मुगल कल्चर पेंटिंग। ये क्वेश्चन मुगल पेंटिंग के इवोल्यूशन को ट्रेस करता है, जो एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। चलो अकबर से शुरू करते हैं। उनका शासनकाल इलस्ट्रेटेड मैन्युस्क्रिप्ट्स का गोल्डन एज था। उन्होंने हमजानामा और अकबरनामा जैसे ग्रैंड प्रोजेक्ट्स कमीशन किए। यहाँ फोकस नैरेटिव आर्ट पर था, एक बुक के अंदर पेंटिंग्स की सीरीज के जरिए कहानी सुनाना। अब ऑप्शंस को देखते हैं। सवाल इस शिफ्ट के बारे में है। ऑप्शन सी, जहांगीर। अकबर के बेटे जहांगीर ही वो एम्परर थे जिन्होंने इस शिफ्ट को ड्राइव किया। वो आर्ट के एक महान कॉनस्योर थे जिनका इंटरेस्ट ज्यादा पर्सनल और साइंटिफिक था। वो इंडिविजुअल पोर्ट्रेट्स प्रेफर करते थे जो किसी व्यक्ति की एग्जैक्ट लाइकनेस को कैप्चर करते थे। वो नेचर से भी फैसिनेटेड थे और उन्होंने बर्ड्स, फ्लावर्स और एनिमल्स की रियलिस्टिक पेंटिंग्स कमीशन की। इन इंडिविजुअल पेंटिंग्स को फिर एल्बम्स, जिन्हें मुराक्काज कहते थे, में कंपाइल किया जाता था। तो फोकस स्टोरी टेलिंग से आर्टिस्टिक रियलिज्म और इंडिविजुअल सब्जेक्ट्स पर शिफ्ट हो गया। दिस इज अ परफेक्ट मैच। करेक्ट। उनके सक्सेसर शाहजहां, ऑप्शन डी, आर्किटेक्चर के प्रति ज्यादा पैशनेट थे, जैसा कि ताजमहल से पता चलता है। हुमायूं को पर्शियन पेंटर्स को इंडिया लाने का क्रेडिट दिया जाता है, जिसने फाउंडेशन रखी। पर यह शिफ्ट जहांगीर के अंडर हुआ। पेरिफेरल नॉलेज। जहांगीर अपनी एक्सपर्टीज में इतने कॉन्फिडेंट थे कि उन्होंने दावा किया कि वो बता सकते हैं कि पेंटिंग का कौन सा हिस्सा किस आर्टिस्ट ने बनाया है, भले ही उस पर मल्टीपल आर्टिस्ट्स ने काम किया हो। वाओ। ये आर्ट में उनका डीप पर्सनल इन्वॉल्वमेंट दिखाता है। तो जहांगीर के शासनकाल को मुगल पेंटिंग का जेनिथ या पीक माना जाता है। मेमोरी हैक क्या है? मेमोरी हैक, जे फॉर जहांगीर, जे फॉर जस्ट वन पिक्चर। वो एक पूरी बुक ऑफ इलस्ट्रेशंस के बजाय एक सिंगल डिटेल्ड पोर्ट्रेट या नेचर स्टडी प्रेफर करते थे। मिनी रीकैप। जहां अकबर को ग्रांड इलस्ट्रेटेड मैन्युस्क्रिप्ट्स पसंद थे, वहीं उनके बेटे जहांगीर ने इंडिविजुअल पोर्ट्रेट्स और एल्बम्स को चैंपियन किया, जिसने मुगल आर्ट के फोकस में एक सिग्निफिकेंट और पर्सनल शिफ्ट मार्क किया। ओके, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन 13 यूपीएससी CSE 2016 से। Question 13. Regarding the taxation system of Krishnadev, the ruler of Vijayanagar, consider the following statements. 1. The tax rate on land was fixed depending on the quality of the land. 2. Private owners of workshops paid an industries tax. Broad micro theme. Vijayanagara economic history. हम महान कृष्णदेवराया पर वापस आ गए हैं, पर इस बार उनके इकोनॉमिक एडमिनिस्ट्रेशन पर फोकस कर रहे हैं। एक स्ट्रॉन्ग और फेयर टैक्सेशन सिस्टम किसी भी स्टेबल एम्पायर की बैकबोन होता है। चलो स्टेटमेंट्स एनालाइज करते हैं। Statement 1.
The tax rate on land was fixed depending on the quality of the land. ये एक रैशनल और जस्ट टैक्सेशन सिस्टम का प्रिंसिपल है. आप बंजर जमीन पर हाईली फर्टाइल जमीन के बराबर टैक्स नहीं लगा सकते. हिस्टोरिकल सोर्सेज कंफर्म करते हैं कि विजयनगरा एडमिनिस्ट्रेशन, पर्टिकुलरली केडीआर के अंडर, इस प्रिंसिपल को फॉलो करता था. उन्होंने जमीन को उसकी फर्टिलिटी और इरिगेशन फैसिलिटीज के आधार पर क्लासिफाई किया और टैक्स रेट अकॉर्डिंगली वेरी करता था. सो स्टेटमेंट 1 इज करेक्ट. Statement 2. Private owners of workshops paid an industry's tax. मेंशन करते हैं कि विजयनगरा स्टेट के रेवेन्यू के मल्टीपल सोर्सेज थे, जिसमें वेरियस प्रोफेशनल टैक्सेस, कस्टम्स ड्यूटीज और इंडस्ट्रीज पर टैक्सेस शामिल थे. इसका मतलब है कि वर्कशॉप्स, जो एक तरह की इंडस्ट्री है, पर सच में टैक्स लगता था. सो स्टेटमेंट 2 इज ऑल्सो करेक्ट. ये एक वेल डेवलप्ड और डाइवर्सिफाइड इकोनॉमी को इंडिकेट करता है. क्योंकि दोनों स्टेटमेंट सही हैं, तो आंसर है सी, बोथ 1 and 2. ये रेवेन्यू जनरेशन के लिए एक बहुत कॉम्प्रिहेंसिव और सोफिस्टिकेटेड अप्रोच दिखाता है. एग्जैक्टली. ये आर्बिट्ररी नहीं था, ये एक सिस्टम था. टाइम फॉर मेमोरी हैक. मेमोरी हैक. केडीआर के टैक्स सिस्टम को फेयर एंड स्क्वायर की तरह सोचो. ये किसानों के लिए फेयर था, लैंड क्वालिटी पर बेस्ड टैक्स, और इसने सभी बिजनेसेस को स्क्वायरली कवर किया, इंडस्ट्रीज टैक्स. मिनी रिकैप. कृष्णदेवराय के टैक्सेशन सिस्टम के बारे में दोनों स्टेटमेंट्स, टैक्स को लैंड क्वालिटी से लिंक करना और इंडस्ट्रीज टैक्स लगाना, सही हैं, जो एक एडवांस्ड इकोनॉमिक एडमिनिस्ट्रेशन को दर्शाते हैं. अगला सवाल क्वेश्चन 14 2016 से. क्वेश्चन 14. Banjaras during the medieval period of Indian history were generally A. Agriculturists, B. Warriors, C. Weavers, D. Traders. Broad micro theme, social and economic history. बंजारास मेडिवल इंडिया में एक फैसिनेटिंग और वाइटल कम्युनिटी. सोर्सेज उन्हें नोमैडिक ट्रेडिंग कम्युनिटीज के रूप में डिस्क्राइब करते हैं. वो एक जगह सेटल नहीं थे. वो हजारों बैलों के बड़े बड़े कैरावन्स का यूज करके बहुत लंबी दूरी तक बल्क गुड्स ले जाने में स्पेशलाइज करते थे. तो वो किस तरह का सामान ट्रांसपोर्ट करते थे? फूड ग्रेन्स, सॉल्ट, घी और दूसरे बल्क आइटम्स जैसी चीजें. वो एसेंशियली लॉन्ग डिस्टेंस ट्रेड और लॉजिस्टिक्स की बैकबोन थे. वो इतने एफिशिएंट थे कि मुगल आर्मीज भी मिलिट्री कैंपेन्स के दौरान अपने ट्रूप्स को सप्लाई करने के लिए उनका इस्तेमाल करती थी. अच्छा. तो ऑप्शंस को देखते हुए ट्रेडर्स परफेक्ट डिस्क्रिप्शन है. वो सेटल्ड एग्रीकल्चरिस्ट्स, वॉरियर्स या वीवर्स नहीं थे. उनकी पूरी आइडेंटिटी मोबाइल ट्रेड के इर्द गिर्द बनी थी. प्रिसाइजली. वो अपने समय के ग्रेट ट्रांसपोर्टर्स थे. पेरिफेरल नॉलेज. एक बंजारा कैरावान के लीडर को नायक कहा जाता था. उनकी एफिशिएंसी और रिलायबिलिटी ने उन्हें सदियों तक सबकॉन्टिनेंट की इकोनॉमी के लिए इंडिस्पेंसिबल बनाए रखा. चलो एक मेमोरी हैक बनाते हैं. मेमोरी हैक. बंजारा और बाजार के बारे में सोचो. वो मिडीवल इंडिया के मोबाइल बाजार्स थे, जो सामान को वहां से लाते थे जहां वो ज्यादा होता था और वहां ले जाते थे जहां उसकी जरूरत होती थी. मिनी रिकैप. बंजारा स्पेशलाइज्ड लॉन्ग डिस्टेंस नोमैडिक ट्रेडर्स थे, जिन्होंने मिडीवल इंडिया के कॉमर्स और लॉजिस्टिक्स में क्रूशियल रोल निभाया. अब क्वेश्चन 2016 से. अरे ये तो जाना पहचाना लग रहा है. क्वेश्चन 15. With reference to the economic history of medieval India, the term Araghatta refers to A. Bonded labor, B. Land grants made to military officers, C. Water wheel used in the irrigation of land, D. Waste land converted to cultivated land. Broad micro theme, medieval Indian science and technology, irrigation. यस दोस्त, ये हमारे पहले क्वेश्चन वाला ही कॉन्सेप्ट है. ये एक बहुत अच्छा साइन है. ये दिखाता है कि कुछ कोर कॉन्सेप्ट्स इतने इंपॉर्टेंट हैं कि यूपीएससी उनके बारे में बार-बार पूछती है. ये हमारी लर्निंग को रीइंफोर्स करता है. जैसा कि हमने पहले एस्टैब्लिश किया, अरागरिट्टा पर्शियन वाटर व्हील है, एक मैकेनिकल डिवाइस जो इरिगेशन के लिए पानी उठाने में यूज होता था. तो चलो ऑप्शंस को जल्दी से फिर से चेक करते हैं. A. Bonded labor, no. B. Land grants made to military officers, नहीं, वो तो इक्ता या जागीर होगा. C. Water wheel used in the irrigation of land, yes, ये इसके फंक्शन की एग्जैक्ट डेफिनेशन है. D. Waste land converted to cultivated land, no. So the answer is clearly C. एक कॉन्सेप्ट को रिपीट होते देखना अच्छा है. ये इस बात का टेस्टमेंट है कि कोर कॉन्सेप्ट्स हमेशा रिलेवेंट रहते हैं. पर डिफरेंस नोटिस करो. पहले क्वेश्चन ने उसके स्ट्रक्चर के बारे में पूछा, व्हील विद पॉट्स, जबकि इस क्वेश्चन ने उसके फंक्शन के बारे में पूछा, वाटर व्हील फॉर इरिगेशन. सेम कॉन्सेप्ट, डिफरेंट एंगल. इसके लिए हमारा मेमोरी हैक क्या था? मेमोरी हैक एक और यूज करते हैं. अराघट्टा का साउंड आक्वा घट्टा जैसा है. आक्वा पानी के लिए, घट्टा घड़े के लिए, पानी के लिए एक पॉट व्हील. मिनी रिकैप. अराघट्टा पर्शियन वाटर व्हील के लिए टर्म है जो इरिगेशन में यूज होता था. मिडीवल टेक्नोलॉजी का एक की पीस जो एग्जाम्स के लिए क्लियरली एक हाई यील्ड टॉपिक है. एक मैप बेस्ड क्वेश्चन की स्पिरिट वाले सवाल पर चलते हैं. क्वेश्चन 16 2015 से. Question 16. Consider the following pairs. Medieval Indian state, present region. 1. Champaka, Central India. 2. Durgara, Jammu. 3. Kuluta, Malabar. Which of the above pairs is correctly matched? Broad micro theme. Historical geography. ये क्वेश्चन हमारी हिस्टोरिकल ज्योग्राफी ऑफ इंडिया की नॉलेज टेस्ट करता है. हमें एंशिएंट या मीडिएवल किंगडम्स के नामों को उनके मॉडर्न लोकेशन से मैच करना है. ये सब हिमालयाज में हिल स्टेट्स थे. चलो एक एक करके चेक करते हैं. पेयर 1 चांपाका, सेंट्रल इंडिया.
हिस्टोरिकल स्टेट ऑफ चंपाका को मॉडर्न चंबा इन हिमाचल प्रदेश से आइडेंटिफाई किया जाता है, सेंट्रल इंडिया से नहीं। सो पेयर 1 इज इनकरेक्ट। पेयर 2 दुर्गरा जम्मू, स्टेट ऑफ दुर्गरा को मॉडर्न रीजन ऑफ जम्मू से करेक्टली आइडेंटिफाई किया जाता है। दिस इज अ करेक्ट मैच। पेयर 3 कुलूता मलाबार, स्टेट ऑफ कुलूता को मॉडर्न कुल्लू जो हिमाचल प्रदेश में है से आइडेंटिफाई किया जाता है। मालाबार कोस्ट तो केरला में है जो ज्योग्राफिकली बहुत दूर है। सो पेयर 3 इज इनकरेक्ट। तो हमारी एनालिसिस के बाद सिर्फ पेयर 2 करेक्टली मैच्ड है। इसका मतलब हमारा आंसर वो ऑप्शन है जिसमें 2 ओनली लिखा है। पेरिफेरल नॉलेज, ये हिल स्टेट्स जिनमें कांगड़ा जैसे और भी शामिल थे, अर्ली मेडिवल पीरियड में इंपॉर्टेंट पॉलिटिकल एंटिटीज के रूप में उभरे और अपने ज्योग्राफिकल आइसोलेशन की वजह से लंबे समय तक अपनी डिस्टिंक्ट कल्चरल आइडेंटिटीज बनाई रखी। ओके, टाइम फॉर अ मेमोरी हैक। मेमोरी हैक, दुर्गा जम्मू याद रखो। अगर आप इसे तेजी से बोलें तो गारा और मम्मू साउंड्स में एक स्लाइट रिदम है। दुर्गा जम्मू। बाकियों के लिए याद रखो कि चंपा का चंबा है और कुलूता कुल्लू है, दोनों हिमाचल में ब्यूटीफुल वैलीज हैं। मिनी रिकैप, सिर्फ दुर्गा जम्मू पेयर सही है, चंपा का चंबा है और कुलूता कुल्लू दोनों हिमाचल प्रदेश में लोकेटेड हैं। चलिए क्वेश्चन 17 पर चलते हैं 2015 से। क्वेश्चन 17, Who of the following founded a new city on the south bank of a tributary to River Krishna and undertook to rule his new kingdom as the agent of a deity to whom all the land south of the River Krishna was supposed to belong? A. Amogha I, B. Balala II, C. Harihara I, D. Prataparudra II. Broad micro theme, foundation of Vijayanagara Empire. ये विजयनगर एम्पायर के ओरिजिन स्टोरी पर एक फाउंडेशनल क्वेश्चन है। क्वेश्चन हमें कई क्लूज देता है। एक नया शहर, 2 कृष्णा नदी की एक ट्रिब्यूटरी के साउथ बैंक पर, और 3 एक डीटी के एजेंट के रूप में शासन करना। चलो क्लोज को एक साथ रखते हैं। विजयनगर एम्पायर की स्थापना 1336 में हुई थी। इसकी कैपिटल सिटी विजयनगर, सिटी ऑफ विक्ट्री, तुंगभद्रा नदी के साउथ बैंक पर एस्टैब्लिश की गई थी, जो कृष्णा नदी की मेन ट्रिब्यूटरी है। फाउंडर्स 2 भाई थे, हरिहरा और बुक्का, संगमा डायनेस्टी से। सो सी हरिहरा 1 यहाँ करेक्ट चॉइस है। अब क्वेश्चन के दूसरे पार्ट पर आते हैं, एजेंट ऑफ अ डीटी के रूप में शासन करने के बारे में। ये उनकी पॉलिटिकल आइडियोलॉजी का एक की एस्पेक्ट है। फाउंडर्स ने डिक्लेयर किया कि वो डीटी विरूपाक्षा, जो लॉर्ड शिवा का एक रूप है, के बिहाफ पर शासन कर रहे थे, जिनका मेन टेम्पल हम्पी में था। ये अपने रूल को लेजिटिमाइज करने और लोगों को नॉर्दर्न सुल्तानेट्स के खिलाफ यूनाइट करने का एक पावरफुल मूव था। और बाकी रूलर्स? बाकी लिस्टेड रूलर्स अलग डायनेस्टीज और रीजन से हैं। दैट्स फैसिनेटिंग। तो ये पॉलिटिकल एक्शन और डिवाइन सैंक्शन का कॉम्बिनेशन था। एक बहुत स्मार्ट मूव। प्रिसाइसली। चलो मेमोरी हैक बनाते हैं। मेमोरी हैक। हरिहरा नाम के बारे में सोचो। हरि विष्णु का नाम है और हरा शिवा का नाम है। एक ऐसा नाम जो 2 मेजर गॉड्स को कंबाइन करता है, वो एक ऐसे राजा के लिए परफेक्टली सूटेड है जो एक गॉड के बिहाफ पे रूल करता है। हरिहरा, आई वाज द फाउंडर। मिनी रिकैप। हरिहरा आई ने अपने भाई बुक्का के साथ विजयनगरा शहर और साम्राज्य की स्थापना की, डेटी विरूपाक्षा के एजेंट के रूप में शासन करके एक नई पॉलिटिकल लेजिटिमेसी एस्टैब्लिश की। ओके, एक क्लासिक ट्रैप क्वेश्चन को अनपैक करते हैं। क्वेश्चन 18 2015 से। क्वेश्चन 18। The arrival of Babur into India led to the 1. Introduction of gunpowder in the subcontinent. 2. Introduction of the arch and dole in the region's architecture. 3. Establishment of Timurid dynasty in the region. Broad micro theme, advent of the Mughals. ये क्लासिक बाबर के साथ क्या बदला वाला क्वेश्चन है, और ये कॉमन मिसकंसेप्शंस को पकड़ने के लिए डिजाइन किया गया है। यहाँ कीवर्ड है इंट्रोडक्शन। क्या बाबर इन चीजों को पहली बार लेकर आए? चलो हर स्टेटमेंट को एनालाइज करते हैं। Statement 1. Introduction of gunpowder in the subcontinent. ये इंडियन हिस्ट्री के सबसे बड़े मिथ्स में से एक है। गन पाउडर बाबर के 1526 में आने से पहले इंडिया में नोन और यूज था। सोर्स मटेरियल सजेस्ट करता है कि ये शायद मंगोल्स के जरिए या ट्रेड के जरिए आया और 14th 15th सेंचुरीज में बहमनी और विजयनगरा किंगडम्स में यूज होता था। तो बाबर ने क्या किया? बाबर ने फील्ड आर्टिलरी में इसका कहीं ज्यादा इफेक्टिवली यूज किया, जिसने उसे पानीपत जैसी लड़ाइयों में डिसाइसिव एडवांटेज दिया। उसने इसका यूज पॉपुलराइज किया, इंट्रोड्यूस नहीं किया। सो स्टेटमेंट 1 इज इनकरेक्ट। स्टेटमेंट 2, इंट्रोडक्शन ऑफ द आर्च एंड डोम इन द रीजन्स आर्किटेक्चर, ये भी पूरी तरह से इनकरेक्ट है। ट्रू आर्च और डोम इंडो इस्लामिक आर्किटेक्चर के डिफाइनिंग फीचर्स हैं, जिसकी शुरुआत 13th सेंचुरी में दिल्ली सल्तनत की एस्टैब्लिशमेंट के साथ हुई, बाबर से लगभग 300 साल पहले। दिल्ली में कुतुब मीनार कॉम्प्लेक्स इसका प्राइम एग्जाम्पल है। सो द आर्च एंड डोम वर ऑलरेडी वेल एस्टैब्लिश्ड। स्टेटमेंट 2 इज इनकरेक्ट। स्टेटमेंट 3, एस्टैब्लिशमेंट ऑफ टिमुरिड डायनेस्टी इन द रीजन, ये बिल्कुल सही है। बाबर अपने पिता की तरफ से तिमूर टैमरलेन का एक प्राउड डिसेंडेंट था। वो और उसके सक्सेसर्स द मुगल्स हमेशा अपनी डायनेस्टी को तिमुरिड्स कहते थे। इब्राहिम लोदी को हराकर और अपना रूल एस्टैब्लिश करके उसने मुगल एम्पायर की स्थापना की, जो इंडिया में एक तिमुरिड डायनेस्टी थी। सो स्टेटमेंट 3 इज करेक्ट। इसलिए सिर्फ स्टेटमेंट 3 सही है।
ये क्वेश्चन इंट्रोडक्शन और पॉपुलराइजेशन या इफेक्टिव यूज के बीच के डिफरेंस को ब्रिलियंटली टेस्ट करता है। बाबर चेंज के लिए कैटलिस्ट था, पर हमेशा ओरिजिनेटर नहीं। टाइम फॉर अ मेमोरी हैक। मेमोरी हैक। बाबर्स बैग के बारे में सोचो, पर ये ट्रिकी बैग है। जी फॉर गन पाउडर पहले से था, ए फॉर आर्चडोम पहले से था। उसके बैग में नया क्या था? उसकी डायनेस्टी। तिमुरिड डायनेस्टी ही इस लिस्ट से एकमात्र ट्रू इंट्रोडक्शन थी। मिनी रिकैप। बाबर ने गन पाउडर या आर्च एंड डोम इंडिया में इंट्रोड्यूस नहीं किए, क्योंकि दोनों उसके आने से पहले मौजूद थे। दिए गए ऑप्शंस में से उसका मेन और करेक्ट कंट्रीब्यूशन तिमुरिड डायनेस्टी की एस्टैब्लिशमेंट थी। चलो क्वेश्चन 19 डिस्कस करते हैं 2014 से। क्वेश्चन 19, इबादत खाना एट फतेहपुर सिकरी वॉज ए द मॉस्क फॉर द यूज ऑफ रॉयल फैमिली, बी अकबर्स प्राइवेट चेंबर फॉर प्रेयर, सी the hall in which Akbar held discussions with scholars of various religions, D. the room in which the nobles belonging to different religions gathered to discuss religious affairs. Broad micro-theme: Mughal policy, religion and philosophy. इबादत खाना या हाउस ऑफ वर्शिप एम्परर अकबर की इंटेलेक्चुअल और स्पिरिचुअल जर्नी को समझने के लिए सेंट्रल है। उन्होंने इसे 1575 में अपनी नई कैपिटल फतेहपुर सिकरी में बनवाया था। इसका पर्पस थियोलॉजिकल और फिलोसॉफिकल डिबेट्स के लिए एक प्लेटफॉर्म सर्व करना था। उस कॉन्सेप्ट को ध्यान में रखते हुए चलो ऑप्शंस एनालाइज करते हैं। ए और बी इनकरेक्ट है। ये डिबेट के लिए एक पब्लिक हॉल था, कोई प्राइवेट प्रेयर चेंबर या फैमिली मॉस्क नहीं। ऑप्शन सी, द हॉल इन विच अकबर हेल्ड डिस्कशंस विद स्कॉलर्स ऑफ वेरियस रिलीजन्स, ये इसका एग्जैक्ट पर्पस है। अकबर लर्न स्कॉलर्स मुस्लिम्स, हिंदूज, जैन्स, पारसीज और यहाँ तक कि गोरा से क्रिश्चियन प्रीस्ट्स को रिलीजियस और फिलोसॉफिकल क्वेश्चंस पर डिबेट करने के लिए इनवाइट करते थे। दिस डिस्क्रिप्शन इज परफेक्ट। और डी? ऑप्शन डी क्लोज है पर लेस एक्यूरेट है। इसमें नोबल्स के इकट्ठा होने की बात है, जबकि कुछ नोबल्स मौजूद हो सकते थे। की पार्टिसिपेंट्स स्कॉलर्स और थियोलॉजियंस थे। सो सी इज द मोर प्रिसाइज एंड करेक्ट आंसर। एब्सोल्युटली। पेरिफेरल नॉलेज। इनिशियली ये डिस्कशन सिर्फ मुस्लिम स्कॉलर्स के डिफरेंट सेक्ट्स तक लिमिटेड थे। हालांकि अकबर उनकी कांस्टेंट इनफाइटिंग और नैरो माइंडेडनेस से डिसइल्यूजन हो गए। फिर उन्होंने इबादत खाना के दरवाजे सभी फेथ्स के लोगों के लिए खोल दिए। ये डिस्कशंस उनके अपने सिंक्रेटिक आइडियाज के एवोल्यूशन में एक क्रूशियल स्टेप थे, जो बाद में उनकी सुलेकुल, यूनिवर्सल पीस और दीन इलाही की पॉलिसी तक ले गए। इसके लिए एक अच्छा मेमोरी हैक क्या है? मेमोरी हैक, इबादत खाना का साउंड थोड़ा आबाद खाना जैसा है। ये रिलीजन और फिलॉसफी पर अकबर का हाउस ऑफ डिबेट्स था। मिनी रिकैप। इबादत खाना फतेहपुर सिकरी में अकबर द्वारा बनवाया गया वो स्पेशल हॉल था, जिसका स्पेसिफिक पर्पस स्कॉलर्स के साथ इंटरफेथ रिलीजियस और फिलोसॉफिकल डिस्कशंस करना था। और आखिर में आज का हमारा 20वां सवाल यूपीएससी सीएसई 2010 से। क्वेश्चन 20, What was the immediate reason for Ahmad Shah Abdali to invade India and fight the Third Battle of Panipat? A. He wanted to avenge the expulsion of his viceroy Timur Shah from Lahore by Marathas. B. The frustrated governor of Jalandhar, Adina Beg Khan, invited him to invade Punjab. C. He wanted to punish Mughal administration for non-payment of revenues. D. He wanted to annex all the fertile plains of Punjab. Broad micro-theme, 18th century conflicts. 1761 में थर्ड बैटल ऑफ पानीपत 18th सेंचुरी इंडिया की दो सबसे स्ट्रॉन्ग पावर्स के बीच एक मॉन्यूमेंटल क्लैश था। एक्सपैंड कर रहा मराठा एम्पायर और अहमद शाह अब्दाली की इन्वेडिंग अफगान फोर्सेस। सवाल इमीडिएट रीजन या ट्रिगर के बारे में पूछ रहा है। चलो उस ट्रिगर को ढूंढने के लिए ऑप्शंस एनालाइज करते हैं। ऑप्शन ए, he wanted to avenge the expulsion of his viceroy Timur Shah from Lahore by Marathas. 1750s तक मराठास अपने पीक पर थे और उन्होंने अपना इन्फ्लुएंस पंजाब तक एक्सपैंड कर लिया था। 1758 में उन्होंने लाहौर कैप्चर किया और अब्दाली के बेटे और वाइसरॉय तिमूर शाह को वहां से भगा दिया। ये अब्दाली की अथॉरिटी के लिए एक डायरेक्ट चैलेंज और उसकी प्रेस्टीज के लिए एक बहुत बड़ा ब्लो था। इस एक्ट को वाइडली मराठास को कुचलने के लिए इंडिया लौटने का डायरेक्ट प्रोवोकेशन और इमीडिएट ट्रिगर माना जाता है। ये सबसे स्ट्रॉन्ग आंसर लगता है। चलो बाकियों को क्विकली रिव्यू करते हैं। ऑप्शन बी, अदीना बेग खान इनवाइटिंग हिम। जबकि लोकल पॉलिटिक्स और अदीना बेग खान जैसे फिगर्स के इन्विटेशंस बड़ी पॉलिटिकल कॉम्प्लेक्सिटी का हिस्सा थे, वो कंट्रीब्यूटिंग फैक्टर्स थे अब्दाली के लिए, प्राइमरी पर्सनल ट्रिगर नहीं। ऑप्शन सी एंड डी ब्रॉडर एम्बिशंस डिस्क्राइब करते हैं। मुगल्स को पनिश करना या पंजाब को अनेक्स करना उसके जनरल स्ट्रेटेजिक गोल्स थे, पर सवाल स्पेसिफिक इन्वेजन के इमीडिएट रीजन के बारे में पूछ रहा है। उसके बेटे का एक्सपल्शन डायरेक्ट केसेस बेली यानी युद्ध का कारण था। तो ये दो एक्सपैंडिंग इंपीरियल एम्बिशंस का डायरेक्ट क्लैश था और तिमूर शाह का एक्सपल्शन वो चिंगारी थी जिसने आग लगा दी। प्रिसाइसली। हमारे आखिरी मेमोरी हैक का टाइम, मेमोरी हैक। इसे एक फैमिली मैटर की तरह सोचो। मराठास ने लाहौर से अब्दाली के सन तिमूर शाह को निकाल दिया, तो फादर अब्दाली बदला लेने वापस आया। सन्स एक्सपल्शन, फादर्स इन्वेजन। मिनी रिकैप। थर्ड बैटल ऑफ पानीपत तक ले जाने वाले अहमद शाह अब्दाली के इन्वेजन का इमीडिएट कॉज मराठास द्वारा लाहौर से उसके वाइसरॉय और बेटे तिमूर शाह के एक्सपल्शन का बदला लेने की उसकी इच्छा थी। ह्यू, क्या जबरदस्त मैराथन सेशन था। हमने आज बहुत कुछ कवर किया। हमने आरघट्टा की इंजीनियरिंग जीनियस से शुरू किया, विजयनगरा एम्पायर की स्ट्रेटेजिक पॉलिटिक्स और ग्रैंड इंफ्रास्ट्रक्चर को एक्सप्लोर किया।
मुगल्स की लेयर्ड एडमिनिस्ट्रेटिव मशीनरी को डिकोड किया, सूबा, सरकार, परगना से लेकर जागीरदार और जमींदार के क्रूशल डिफरेंस तक, और हमने थर्ड बैटल ऑफ पानीपत के पीछे के रियल ट्रिगर को समझकर एंड किया। चलो हमारी की लर्निंग्स का एक क्विक रीकैप करते हैं। टेक्नोलॉजी एंड इंफ्रास्ट्रक्चर। हमने देखा कि अरघट्टा जैसी टेक्नोलॉजी और तुंगाभद्रा डैम जैसे विजनरी प्रोजेक्ट्स सिर्फ मार्वल्स नहीं थे, बल्कि मेडिवल एम्पायर्स के सर्वाइवल और प्रॉस्पेरिटी के लिए एसेंशियल थे। एडमिनिस्ट्रेशन इज की। हमने सीखा कि मुगल्स सिर्फ तलवार के दम पर शासन नहीं करते थे, उनके पास रैंक्स, मनसबदारी, रेवेन्यू, जागीरदारी और हायरार्की, पीएसएस, पार्लियामेंट, सरकार, सूबा का एक सोफिस्टिकेटेड और ऑर्गेनाइज सिस्टम था जिसने उनके एम्पायर को स्टेबिलिटी दी। पॉलिटिक्स एंड अलायंसेस। हमने देखा कि मेडिवल पॉलिटिक्स स्ट्रैटेजिक अलायंसेस, पर्सनल एम्बिशंस और कैलकुलेटेड रिस्क्स का एक हाई स्टेक्स गेम था। चाहे वो कृष्णदेवराया की पोर्चुगीज के साथ हॉर्सेस के लिए डील हो या मराठास और अब्दाली के बीच नॉर्थ के कंट्रोल को लेकर फेटल क्लैश हो। और ये हमें एक आखिरी विचार पर लाता है जिस पर आप सोच सकते हैं। हमने मुगल एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट्स की बात की, परगना, सरकार और सूबा। अब हमारी मॉडर्न यूनिट्स के बारे में सोचो। ब्लॉक, डिस्ट्रिक्ट और स्टेट, ये सच में कितने सिमिलर या डिफरेंट हैं? क्या गुड गवर्नेंस, चाहे कोई भी एरा हो, हमेशा लैंड, रेवेन्यू और पीपल को मैनेज करने के लिए एक सिमिलर हिरारिकल स्ट्रक्चर पे डिपेंड करती है? क्या हिस्ट्री सिर्फ अलग-अलग नामों के साथ खुद को दोहरा रही है? इस पर जरूर सोचना चाहिए। स्ट्रक्चर्स बदल सकते हैं पर गवर्नेंस के फंडामेंटल चैलेंजेस अक्सर वही रहते हैं। इसी नोट पर हम इस डीप डाइव को रैप अप करेंगे। सोचते रहिए, सवाल करते रहिए और सीखते रहिए। हमसे जुड़ने के लिए धन्यवाद। दिस इज योर होस्ट साइनिंग ऑफ। जय हिंद। दोस्तों सोचिए, एक ऐसे राजा के बारे में जिसका शासन 500 साल से ज्यादा चला, लेकिन उसकी शुरुआत तब हुई जब एक दूसरा बहुत बड़ा एम्पायर अभी भी पार में था। मिडीवल इंडिया सिर्फ लड़ाइयों की कहानी नहीं है, ये स्ट्रैटेजी, सक्सेशन और सीक्रेट्स की एक ब्लॉकबस्टर फिल्म है। और आज हम इन्हीं सीक्रेट्स को अनलॉक करेंगे एक एक सवाल के साथ। पर आगे बढ़ने से पहले एक छोटा सा काम। अगर आपको हिस्ट्री के ऐसे डीप एक्सप्लोरेशंस पसंद हैं तो जल्दी से सब्सक्राइब बटन दबा दीजिए। हाँ, लाइक करना मत भूलिएगा और नोटिफिकेशन बेल भी ऑन कर लीजिए ताकि आप कोई भी हिस्टोरिकल डीप डाइव मिस ना करें। और हाँ, कमेंट्स में बताइए मिडीवल इंडिया का आपका फेवरेट रूलर कौन है। आज की इस गहरी चर्चा में हम यूपीएससी प्रीलिम्स के 22 सवालों को डाइसेक्ट करेंगे। हम शुरू करेंगे राजा वोडियर और विजयनगर एम्पायर से, फिर निजाम शाही डायनेस्टी के अंत को समझेंगे, जहांदार शाह के डाउनफॉल की कहानी जानेंगे और ये भी देखेंगे कि बाबर को इंडिया में बुलाया किसने था। हम बैटल ऑफ धर्मत, शाहजहां के कैंपेन्स, बाबुल मक्का, जगत गुरु कौन थे, मराठा एडमिनिस्ट्रेशन, लैंड रेवेन्यू सिस्टम्स, मनसबदारी सिस्टम, मुगल मिलिट्री सीक्रेट्स, शिवाजी के अंडर फॉरेन अफेयर्स, अकबर का एम्पायर मैप, मीर बख्शी, अबुल फजल, मोदी स्क्रिप्ट और आखिर में बाबर के मेमोर्स की लैंग्वेज का सच भी जानेंगे। एकदम फुल ऑन हिस्टोरिकल रोलर कोस्टर है। तो तैयार हैं? लेट्स अनपैक दिस। चलिए शुरू करते हैं। पहला सवाल है यूपीएससी सीएसई प्री 2006 से। When Raja Bodeyar founded the kingdom of Mysore, who was the ruler of the Vijayanagara Empire? Options है A. Sadashiva, B. Tirumala, C. Ranga II, D. Venkata II. ब्रॉड माइक्रो थीम है कंटेम्प्रेरी रूलर्स एंड रीजनल किंगडम्स। ओके, तो ये क्वेश्चन बेसिकली दो पैरेलल टाइमलाइंस को कनेक्ट करने को कह रहा है। मतलब जब एक नया किंगडम मैसूर बन रहा था, उस वक्त पेरेंट एम्पायर विजयनगरा का रूलर कौन था? सिंपल लगता है पर थोड़ा ट्रिकी है ना? हाँ बिल्कुल। इसको समझने का एक अच्छा तरीका है जैसे एक बड़ी कंपनी से कोई स्टार एम्प्लॉय निकलकर अपनी स्टार्टअप शुरू करता है। तो सवाल ये है कि जब स्टार्टअप लॉन्च हुई उस वक्त बड़ी कंपनी का सीईओ कौन था? यहाँ मैसूर स्टार्टअप है और विजयनगरा पेरेंट कंपनी। परफेक्ट एनालॉजी है। तो इससे सॉल्व कैसे करें? पहला स्टेप है क्वेश्चन स्टेम चेक। यहाँ कीवर्ड है व्हेन। हमसे एग्जैक्ट टाइम पीरियड के कंटेम्प्रेरी रूलर का नाम पूछा जा रहा है। मतलब हमें राजा वोडियार, जिनका टाइम 1578 से 1617 था, उनके टाइम को विजयनगरा रूलर से मैच करना है। समझ गया। तो अब ऑप्शंस को देखते हैं। एग्जैक्टली। अब करते हैं स्टेटमेंट सर्जरी। ऑप्शन ए सदाशिवा। इनका टाइम पीरियड काफी पहले का है। सदाशिवा राया 1565 में बैटल ऑफ तालीकोटा के टाइम रूलर थे। जब तक राजा वोडियार पावर में आए उनका इफेक्टिव रूल खत्म हो चुका था, तो ये गलत है। अच्छा, और एक पेरिफेरल नॉलेज पॉइंट भी है शायद इससे जुड़ा। हाँ बिल्कुल। याद रखिए कि सदाशिवा राया ज्यादातर एक पपेट रूलर थे। असली पावर उनके रीजेंट अलिया रामा राया के हाथ में थी। अब ऑप्शन बी तिरुमला। तिरुमला देवा राया ने बैटल ऑफ तालीकोटा के बाद अराविदु डायनेस्टी शुरू की थी, लेकिन उनका शासन भी वोडियर के पावर में आने से थोड़ा पहले ही खत्म हो गया था। टाइमलाइन मैच नहीं होती। तो ए और बी दोनों आउट हो गए। राइट। अब सी रंगा II, ये बोडेयार के टाइम के बाद आते हैं। क्रोनोलॉजी फिर से मैच नहीं हो रही। और फाइनली डी वेंकटा II। इनका पूरा नाम था वेंकटापति देवा राया। इनका शासनकाल 1586 से 1614 तक राजा वोडियार के टाइम पीरियड से परफेक्टली ओवरलैप करता है। इसलिए ये हमारा सही जवाब है। ठीक है, पर एग्जाम हॉल में अगर एग्जैक्ट डेट्स याद ना हो तो कोई एलिमिनेशन का तरीका है?
जरूर है। एलिमिनेशन लॉजिक यहाँ सिंपल है, आपको बस एक रफ आइडिया चाहिए। बैटल ऑफ तालिकोटा यानी 1565 एक बड़ा लैंडमार्क है। सदाशिवा और तिरुमला उस बैटल के ठीक बाद के फिगर्स हैं। वोडेयार का राइज एक जनरेशन बाद हुआ, जब विजयनगरा कमजोर हो रहा था। इससे आप ए और बी को हटा सकते हैं। वाह, तो 50-50 चांस हो जाता है। ये बहुत काम का है। एग्जैक्टली। और पेरिफेरल नॉलेज के लिए, वोडेयार डायनेस्टी ने 500 साल से ज्यादा रूल किया। उनकी कैपिटल श्रीरंगापटना थी। इसको याद रखने के लिए एक मेमोरी फैक्ट है, ऐसे याद रखें। जब वोडेयार ने MY स्कोर किया, तब वेंकट ने गेट 2 खोला। स्कोर किया मतलब मैसूर किंगडम बनाया, और वेंकट ने गेट खोला मतलब वेंकट 2 रूलर थे। बहुत बढ़िया। तो मिनी रिकैप ये है कि जब राजा वोडेयार ने मैसूर किंगडम की नींव रखी, विजयनगरा के थ्रोन पर वेंकटा 2 बैठे थे। एक किंगडम का राइज देखा, अब देखते हैं एक किंगडम का एंड कैसे हुआ। चलिए आगे बढ़ते हैं निजाम शाही ऑफ अहमदनगर की तरफ। सवाल है यूपीएससी CSE प्री 2004 से। हाउ डिड द डायनेस्टी ऑफ निजाम शाही ऑफ अहमदनगर कम टू एन एंड? ऑप्शंस: ए, Ahmednagar was annexed to Mughal Empire and Hussain Shah was consigned to life imprisonment. B, Mughal troops destroyed Daulatabad fort and killed Nizamul Mulk of Ahmednagar. C, Fateh Khan usurped the throne from Nizamul Mulk. D, Malik Ambar was defeated in a battle with Mughals in 1631 and the entire royal family was killed by the Mughal troops. Broad micro theme है annexation of Deccan states by Mughals. अच्छा, तो ये सवाल मुगल एक्सपेंशन पॉलिसी के बारे में है, स्पेसिफिकली शाहजहां के टाइम में डेक्कन कॉन्क्वेस्ट। मतलब निजाम शाही डायनेस्टी का फाइनल चैप्टर कैसे लिखा गया। सही। यहाँ क्वेश्चन स्टेम चेक में कीवर्ड्स हैं हाउ और कम टू एन एंड। हमें फाइनल डिफिनिटिव इवेंट बताना है, ना कि बीच के इवेंट्स। गॉट इट। तो ऑप्शंस देखते हैं। चलिए स्टेटमेंट सर्जरी करते हैं। ऑप्शन ए कहता है कि मुगल एनेक्सेशन हुआ और लास्ट रूलर हुसैन शाह को लाइफ इम्प्रिजनमेंट मिली। ये हिस्टोरिकली बिल्कुल सही है। शाहजहां के टाइम 1636 में अहमदनगर को फाइनली एनेक्स किया गया और लास्ट रूलर को ग्वालियर फोर्ट में कैद कर दिया गया। ये हमारा आंसर लग रहा है। ओके, पर बाकी ऑप्शंस क्यों गलत हैं? देखिए, ऑप्शन बी में किल्ड निजामुल मुल्क लिखा है, ये एक ट्रैप है। पहली बात, निजामुल मुल्क एक टाइटल था, रूलर का नाम हुसैन शाह था, और दूसरी, उसे मारा नहीं गया था, कैद किया गया था। ऑप्शन सी कहता है कि फतेह खान ने थ्रोन यूसर्प किया। ये सच है, पर ये एक इंटरनल पावर स्ट्रगल था। इसकी वजह से डायनेस्टी का अंत नहीं हुआ, ये अंत की तरफ एक कदम था, अंत नहीं। और ऑप्शन डी, मलिक अंबर, वो एक लेजेंडरी फिगर थे, पर उनकी डेथ 1626 में हुई थी। फाइनल एनेक्सेशन 1636 में हुआ, तो टाइमलाइन गलत है। और इंटायर रॉयल फैमिली वाज किल्ड एक एक्सट्रीम स्टेटमेंट है, जो अक्सर गलत होता है। अच्छा, तो मलिक अंबर की मौत ने किंगडम को कमजोर किया, फतेह खान की पॉलिटिक्स ने क्योस क्रिएट किया, पर फाइनल नेल इन द कॉफिन शाहजहां का एनेक्सेशन था। इससे एलिमिनेशन लॉजिक भी क्लियर हो जाता है। अगर आपको मलिक अंबर की डेड डेट पता है 1626, तो डी तुरंत निकल जाता है। स्पॉट ऑन। और पेरिफेरल नॉलेज के लिए, पांचों डेक्कन सल्तनट्स बीजापुर, गोलकुंडा, अहमदनगर, बेरार और बिदर बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। मलिक अंबर को उनकी गुरिल्ला वॉरफेयर टैक्टिक्स और लैंड रेवेन्यू रिफॉर्म्स के लिए याद रखिएगा। इसके लिए एक मेमोरी हैक है, याद रखिए। निजाम का हिस्सा जहां ने लिया, निजाम शाही का लास्ट रूलर हुसैन शाह, हिस्सा को शाहजहां ने एनेक्स किया। बढ़िया है। मिनी रिकैप: द निजाम शाही डायनेस्टी ended with Mughal annexation under Shah Jahan and the last ruler Hussain Shah being imprisoned for life. अब डेक्कन से वापस चलते हैं विजयनगरा एम्पायर की तरफ। उनके अंदर डायनेस्टीज कैसे चेंज हुई, ये तो गेम ऑफ थ्रोन्स जैसा लगता है। Following statements: 1. Narasimha Saluva ended the Sangama dynasty and seized the throne for himself and started the Saluva dynasty. 2. Veera Narasimha deposed the last Saluva ruler and seized the throne for himself. 3. Veera Narasimha was succeeded by his younger brother Krishnadevaraya. 4. Krishnadevaraya was succeeded by his half-brother Achyutaraya. Which of the statements given above are correct? Options है A. 1, 2 and 3, B. 2, 3 and 4, C. 1 and 4 और D. 1, 2, 3 and 4. Broad micro theme: dynastic changes in Vijayanagara Empire. ओके, ये तो प्योर क्रोनोलॉजी का टेस्ट है। मतलब 2 यूजरपेशंस यानी थ्रोन ग्रैबिंग और उसके बाद 2 सक्सेशंस, कॉर्पोरेट टेकओवर जैसा। सही समझे। चलिए हर स्टेटमेंट की स्टेटमेंट सर्जरी करते हैं। स्टेटमेंट 1, नरसिम्हा सलूवा एंडेड द संगमा डायनेस्टी, स्टार्टेड द सलूवा डायनेस्टी। ये बिल्कुल सही है। इसे फर्स्ट यूसर्पेशन कहते हैं। तो स्टेटमेंट 1 ट्रू है। ओके, स्टेटमेंट 2, वीरा नरसिम्हा डिपोज्ड द लास्ट सलूवा रूलर। ये भी बिल्कुल सही है। ये है सेकंड यूसर्पेशन और इससे तुलवा डायनेस्टी की शुरुआत हुई। स्टेटमेंट 2 भी ट्रू है। स्टेटमेंट 3, वीरा नरसिम्हा वॉज सक्सीडेड बाय हिज यंगर ब्रदर कृष्णदेवराया। एकदम करेक्ट। उनके बाद उनके फेमस भाई कृष्णदेवराया KDR रूलर बने। तो स्टेटमेंट 3 भी ट्रू है। और चौथा? स्टेटमेंट 4, कृष्णदेवराया वॉज सक्सीडेड बाय हिज हाफ ब्रदर अच्युतराया। ये भी सही है।
केडीआर ने खुद अच्युता देवराया को अपना सक्सेसर चुना था। स्टेटमेंट 4 भी ट्रू है। कमाल है, तो इसका मतलब चारों स्टेटमेंट सही हैं। आंसर डी हुआ। इसमें एलिमिनेशन लॉजिक मुश्किल है अगर सीक्वेंस ना पता हो। हाँ, पर अगर आपको ये पता है कि केडीआर सबसे फेमस राजा 2 यूसर्पेशंस के बाद आए, तो आप 1, 2 और 3 को लिंक कर सकते हैं। और पेरिफेरल नॉलेज के लिए विजयनगरा में टोटल 4 डायनेस्टीज ने रूल किया: संगमा, सलुवा, तुलुवा और आराविडु। केडीआर तुलुवा डायनेस्टी के थे। सीक्वेंस के लिए एक मेमोरी हैक है, बस ये फ्रेज याद रखिए: संगम साला तू आराम कर। संगम संगमा, साला सलुवा, तू तुलुवा, आराम अराविडु। सिंपल। बहुत अच्छा। मिनी recap. All 4 statements correctly trace the dynastic shifts in Vijayanagara from Sangama to Saluva, then to Tuluva, and the key successions that followed. विजयनगरा के थ्रोन गेम्स के बाद अब चलते हैं मुगल कोर्ट में। देखते हैं कि एक एम्परर का शासन इतनी जल्दी कैसे खत्म हो गया। चलिए जहांगीर शाह की बात करते हैं। ठीक है, अगला सवाल है यूपीएससी सीएसई प्री 2003 से। How did the Mughal Emperor Jahandar Shah's reign come to an early end? ऑप्शंस है: ए, he was deposed by his wazir; B, he died due to slip while climbing down steps; C, he was defeated by his nephew in a battle; D, he died of sickness due to too much consumption of wine. ब्रॉड माइक्रो थीम है द लेटर मुगल्स एंड कोर्ट पॉलिटिक्स। ये सवाल लेटर मुगल्स के दौर से है, जब मुगल एम्पायर डिक्लाइन कर रहा था। जहांगीर शाह का शासन बहुत छोटा था, 1712 से 1713 तक। तो इसके डाउनफॉल का आखिरी रीजन क्या था? यहाँ क्वेश्चन स्टेम चेक में कीवर्ड है अर्ली एंड। हमें स्पेसिफिक डायरेक्ट कॉज बताना है। चलिए ऑप्शंस की स्टेटमेंट सर्जरी करते हैं। ऑप्शन ए, उसका वजीर जुल्फिकार खान पावरफुल था पर उसने उसे हटाया नहीं, तो ये गलत है। ऑप्शन बी, ही डाइड ड्यू टू स्लिप व्हाइल क्लाइंबिंग डाउन स्टेप्स। ये तो एक क्लासिक ट्रैप है, ये हुमायूं के साथ हुआ था, जहांगीर शाह के साथ नहीं। हाँ, ये तो बहुत कॉमन ट्रिक है यूपीएससी के। हाँ, अब ऑप्शन सी, ही वॉज डिफीटेड बाय हिज नेफ्यू इन अ बैटल। ये बिल्कुल सही है। जहांगीर शाह को उसके भतीजे फर्रुख सियार ने 1713 में आगरा के पास एक बैटल में हराया था, और फर्रुख सियार को सैयद ब्रदर्स का सपोर्ट था, जो आगे चलकर किंग मेकर्स के नाम से मशहूर हुए। तो ऑप्शन डी क्यों गलत है? ऑप्शन डी, हाँ, वो अपनी लाइफस्टाइल के लिए जाना जाता था, पर उसके शासन का अंत बीमारी से नहीं, हिंसा से हुआ था। समझ गया। तो एलिमिनेशन लॉजिक यहाँ सीधा है। ऑप्शन बी हुमायूं का है, इसलिए आउट। ऑप्शन डी एक जेनेरिक रीजन है। ए और सी में एक बैटल ज्यादा डेफिनेटिव एंड है। बिल्कुल। इससे जुड़ी पेरिफेरल नॉलेज ये है कि सैयद ब्रदर्स अब्दुल्ला खान और हुसैन अली खान फर्रुख सियार की मदद करने के बाद बहुत पावरफुल हो गए। उन्हें किंग मेकर्स कहा जाता है। इसका मेमोरी हैक है, याद रखिए, जहांदार को फर्रुख ने सियार मार दिया, जहांदार शाह को फर्रुख सियार ने हराया। बढ़िया है। मिनी रिकैप। जहांदार शाह's short reign ended because his nephew Farrukh Siyar defeated him in a battle with the help of the king-making Sayyid brothers. राजा बनाए जा रहे हैं, हटाए जा रहे हैं, पर इन सब से पहले मुगल्स को इंडिया में आने का इनविटेशन किसने दिया था? चलिए आलम खान के बारे में जानते हैं। ये सवाल मुगल एम्पायर की जड़ों तक जाता है, यूपीएससी सीएसई प्री 2003 से। आलम खान, one of those who invited Babur to invade India was, options है: A, an uncle of Ibrahim Lodi and a pretender to the throne of Delhi; B, a cousin of Ibrahim Lodi who was ill-treated and expelled from the country; C, the father of Dilawar Khan, to whom cruel treatment was meted out by Ibrahim Lodi; D, a high official in Punjab province who was very much discontented with Ibrahim Lodi's treatment to his tribe. Broad micro theme: the advent of Mughals. तो हमें आलम खान की सही पहचान बतानी है। मतलब इब्राहिम लोदी के खिलाफ बाबर को बुलाने वालों में से ये आलम खान आखिर थे कौन? चलिए स्टेटमेंट सर्जरी से पता करते हैं। ऑप्शन ए, एन अंकल ऑफ इब्राहिम लोदी एंड अ प्रिटेंडर टू द थ्रोन ऑफ दिल्ली। ये बिल्कुल सही पहचान है। आलम खान इब्राहिम लोदी के चाचा थे और उन्हें लगता था कि दिल्ली के थ्रोन पर उनका ज्यादा हक है। तो बाकी ऑप्शंस कैसे गलत हैं? ऑप्शन बी कहता है कि वो कजिन थे, रिश्ता गलत है। ऑप्शन सी 2 अलग लोगों को कंफ्यूज कर रहा है। दिलावर खान दौलत खान लोधी का बेटा था जिसने बाबर को इनवाइट किया था, आलम खान उसके पिता नहीं थे। और ऑप्शन डी, ये डिस्क्रिप्शन दौलत खान लोधी पर फिट बैठता है, जो पंजाब के गवर्नर थे। ओह, तो ऑप्शंस में दूसरे कॉन्स्पिरेटर्स की डिटेल्स मिक्स कर दिए हैं। एलिमिनेशन लॉजिक से अगर आपको पता है कि दौलत खान लोधी पंजाब का गवर्नर था, तो डी और सी एलिमिनेट हो जाते हैं। करेक्ट। और इसके पेरिफेरल नॉलेज ये है कि बाबर को इनवाइट करने वाले 3 मुख्य लोग थे: आलम खान चाचा, दौलत खान लोधी पंजाब का गवर्नर और मेवाड़ के राणा संगा। सबने सोचा था कि बाबर आएगा, लूटेगा, इब्राहिम लोदी को कमजोर करेगा और वापस चला जाएगा। लेकिन बाबर के प्लान्स कुछ और ही थे। इसका मेमोरी हैक, याद रखिए, अलम ने लोदी को दी आग, आलम खान ने इब्राहिम लोदी के खिलाफ बाबर को बुलाकर आग लगा दी। सही है। मिनी रिकैप। सो आलम खान was Ibrahim Lodi's ambitious uncle who, along with others, invited Babur to India, hoping to snatch the Delhi throne for himself. बाबर आ गया, पर थ्रोन के लिए लड़ाई खत्म नहीं हुई। उनके वंशजों ने आपस में ही भयंकर लड़ाइयां लड़ी।
चलिए ऐसी ही एक डिसिसिव बैटल की तरफ चलते हैं, द बैटल ऑफ धर्मथ। ठीक है, अगला सवाल यूपीएससी सीएसई प्री 2003 से। द बैटल ऑफ धर्मथ वाज फॉट बिटवीन ए मोहम्मद गोरी एंड जयचंद, बी बाबर एंड अफगान्स, सी औरंगजेब एंड दरा शिकोह, डी अहमद शाह दुरानी एंड द मराठास। ब्रॉड माइक्रो थीम, मुगल वॉर ऑफ सक्सेशन। अच्छा, ये तो इतिहास के सबसे ड्रामेटिक फैमिली फ्यूड्स में से एक है। शाहजहां के बेटों के बीच वॉर ऑफ सक्सेशन, धर्मथ एक की शोडाउन था, है ना? बिल्कुल, यहाँ क्वेश्चन स्टेम चेक सीधा है, धर्मथ में कौन लड़ा। चलिए ऑप्शंस देखते हैं। ऑप्शन ए मोहम्मद घौरी और जयचंद, ये बैटल ऑफ चंदावर 1194 की बात है, गलत टाइम पीरियड। ऑप्शन बी बाबर और अफगान्स, ये तो फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत जैसे बैटल्स की बात है। ऑप्शन सी औरंगजेब एंड दारा शिकोह, ये सही जवाब है। बैटल ऑफ धर्मथ अप्रैल 1658 वॉर ऑफ सक्सेशन की एक डिसाइसिव लड़ाई थी। इसमें औरंगजेब ने अपने भाई मुराद के साथ मिलकर दारा शिकोह की इंपीरियल आर्मी को हरा दिया था। और ऑप्शन डी? ऑप्शन डी अहमद शाह दुर्रानी एंड द मराठास, ये तो थर्ड बैटल ऑफ पानीपत 1761 है, बिल्कुल अलग कॉन्टेक्स्ट है। तो यहाँ एलिमिनेशन लॉजिक बहुत स्ट्रांग है। अगर धर्मथ के बारे में ना भी पता हो, बाकी ऑप्शंस इतने फेमस हैं कि उन्हें आराम से एलिमिनेट किया जा सकता है। करेक्ट। और पेरिफेरल नॉलेज के लिए इस वॉर ऑफ सक्सेशन की 3 मुख्य लड़ाइयां याद रखिए, धर्मथ, सामूगढ़ सबसे डिसाइसिव और द्योराएं। इसका मेमोरी हैक, बस सोचिए धर्मा की लड़ाई 2 भाइयों औरंगजेब और दारा के बीच थ्रोन के लिए, तो धर्मा इज इक्वल टू औरंगजेब वर्सेस दारा। सही। मिनी रिकैप, द बैटल ऑफ धर्मथ वाज अ की शोडाउन इन द मुगल वॉर ऑफ सक्सेशन फॉट बिटवीन द आर्मीज ऑफ औरंगजेब एंड दारा शिकोह। घर की लड़ाइयों से अब फॉरेन पॉलिसी पर चलते हैं। शाहजहां सेंट्रल एशिया में अपने बल्क कैंपेन से क्या हासिल करना चाहते थे? ये सवाल यूपीएससी सीएसई प्री 2002 से मुगल फॉरेन पॉलिसी एक्सप्लोर करता है। द मोटिव बिहाइंड शाहजहां's बल्क कैंपेन वाज टू A. secure a friendly ruler in Balkh and Badakhshan, which bordered Kabul. B. conquer Samarkand and Fergana, the Mughal homelands. C. fix the Mughal frontier on the scientific line, the Amu Darya. D. expand the Mughal empire beyond the subcontinent. Broad micro theme: Mughal foreign policy and Central Asia. इंटरेस्टिंग। मतलब मुगल्स इंडिया में आराम से बैठे थे, तो उन्हें बल्ख जैसे रीजन की इतनी चिंता क्यों थी? ये ऐसा है जैसे आपका घर इंडिया है, आपका मेन गेट कबूल है और बल्क गेट के ठीक बाहर का पड़ोस है। शाहजहां चाहते थे कि ये पड़ोस फ्रेंडली हो, एक बफर जोन क्रिएट करना चाहते थे। बिल्कुल सही एनालॉजी है। यहाँ क्वेश्चन स्टेम चेक मोटिव पूछ रहा है। चलिए ऑप्शंस को डाइसेक्ट करते हैं। ऑप्शन ए कहता है कि गोल था काबुल के बॉर्डर पर एक फ्रेंडली रूलर को सिक्योर करना। ये बफर जोन स्ट्रैटेजी से अहम, बिल्कुल मैच करता है, ये सही लग रहा है। और बाकी ऑप्शंस? ऑप्शन बी, अपने पूर्वजों की जमीन समरकंद और फरगाना को जीतना एक सपना जरूर था, पर इस कैंपेन का प्रैक्टिकल ऑब्जेक्टिव नहीं था। ऑप्शन सी, साइंटिफिक फ्रंटियर का कॉन्सेप्ट ब्रिटिश इंडिया की फॉरेन पॉलिसी से जुड़ा है, यहाँ ये टर्म यूज करना एक ट्रैप है। और डी, एक्सपैंड द मुगल एम्पायर, ये बहुत वेग है, असली मोटिव एक्सपेंशन से ज्यादा स्ट्रेटेजिक सिक्योरिटी था। तो एलिमिनेशन लॉजिक ये है कि सबसे प्रैक्टिकल रीजन ढूंढना है। अपने सबसे इंपॉर्टेंट बॉर्डर सिटी काबुल को सिक्योर करना, ऑप्शन ए एक बहुत रियल पॉलिटिकल मोटिव है, प्रिसाइसली। और पेरिफेरल नॉलेज ये है कि बल्क कैंपेन 1646 आखिर में एक महंगा फेलियर साबित हुआ। मुगल्स उस रीजन को होल्ड नहीं कर पाए। इसका मेमोरी हैक, शाहजहां को काबुल के पास बल्क की शान चाहिए थी एक फ्रेंडली नेबर के जरिए। सो बल्क इज इक्वल टू फ्रेंडली रूलर फॉर काबुल सेफ्टी। Mini recap. The main motive for Shahjahan's bulk campaign was defensive, to secure the frontier near Kabul by installing a friendly ruler. सेंट्रल एशियन फ्रंटियर से अब चलते हैं अरेबियन सी के किनारे, एक ऐसे पोर्ट सिटी की बात करते हैं जिसका एक बहुत खास नाम था। अगला सवाल है यूपीएससी सीएससी प्री 2001 से। Which among the following ports was called Babul Makkah, Gate of Makkah, during the Mughal period? A. Calicut, B. Bharuch, C. Kembe, D. Surat. Broad micro theme: economic history and trade ports. ये मुगल इंडिया की कल्चरल और इकोनॉमिक लाइफ पर एक बेहतरीन सवाल है। मतलब हज यात्रा के लिए एक पोर्ट इतना इंपॉर्टेंट था कि उसे ये स्पेशल टाइटल मिल गया। सही। चलिए ऑप्शंस देखते हैं। कैलिकट, भरूच और काम्बे, ये सभी बहुत पुराने और इंपॉर्टेंट पोर्ट्स थे, लेकिन उन्हें बाबुल मक्का का टाइटल नहीं मिला था। ऑप्शन डी, सूरत, ये सही जवाब है। मुगल काल में सूरत ही वो प्राइमरी पोर्ट था जहां से हज पिलग्रिम्स के जहाज जेदा के लिए निकलते थे। ये तो सीधा फैक्चुअल सवाल लग रहा है। हाँ, ज्यादातर फैक्चुअल है, पर आप टाइमलाइन से सोच सकते हैं सूरत की अहमियत मुगल्स के अंडर बहुत बढ़ गई थी। इसकी पेरिफेरल नॉलेज ये है कि सूरत टेक्सटाइल्स के लिए एक बड़ा हब था। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने अपनी पहली फैक्ट्रीज में से एक यहीं लगाई थी। इसकी इंपॉर्टेंस बाद में बॉम्बे यानी मुंबई के राइज के साथ कम हुई। सिंपल सा मेमोरी हैक, मक्का की जर्नी सूरत से शुरू हुई। सूरत शुरू, सूरत इज इक्वल टू स्टार्ट ऑफ हज। Mini recap. The port of Surat was called Bab al-Makkah or the Gate of Makkah during the Mughal era because it was the main point of departure for Hajj pilgrims. टाइटल्स इतिहास में बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं।
चलिए पता करते हैं किस रूलर ने जगत गुरु का टाइटल हासिल किया। ये सवाल है यूपीएससी सीएसई प्री 2000 से। Which one of the following Muslim rulers was hailed as the Jagat Guru by his Muslim subject because of his belief in secularism? A. Hussain Shah. B. Zainul Abidin. C. Ibrahim Adil Shah II. D. Mahmud II. ब्रॉड माइक्रो थीम, रीजनल किंगडम्स एंड रिलीजियस टॉलरेंस। जगत गुरु मतलब दुनिया का शिक्षक। ये बहुत बड़ा टाइटल है। किसी मुस्लिम सुल्तान को ये टाइटल मिलना उनकी टॉलरेंस पॉलिसीज के बारे में बहुत कुछ बताता है। बिल्कुल। चलिए कंटेंडर्स को देखते हैं। ए. हुसैन शाह, ये बंगाल के थे। वो लिटरेचर के पैटर्न थे, पर जगत गुरु टाइटल उनसे नहीं जुड़ा। जैनुल आबिदीन, कश्मीर के सुल्तान, उन्हें अकबर ऑफ कश्मीर कहते थे, पर उनका टाइटल बुद्ध शाह था। इब्राहिम आदिल शाह द्वितीय, ये सही जवाब है। बीजापुर के आदिल शाही डायनेस्टी के रूलर। उनकी रिलीजियस टॉलरेंस की वजह से उन्हें ये टाइटल मिला। उन्हें अबला बाबा यानी गरीबों का दोस्त भी कहते थे। और डी महमूद सेकंड, ये तो 19th सेंचुरी के ऑटोमन सुल्तान है। बिल्कुल गलत कॉन्टेक्स्ट है। तो एलिमिनेशन लॉजिक यहाँ स्पेसिफिक टाइटल्स पर डिपेंड करता है। डी तो ऑटोमन है, जैनुल आबिदीन बुद्ध शाह थे, तो ये सी ही बचता है। करेक्ट। और इसकी पेरिफेरल नॉलेज ये है कि इब्राहिम आदिल शाह द्वितीय म्यूजिक के बड़े पैटर्न थे और उन्होंने किताब-ए-नौरस नाम की किताब भी लिखी थी। उनकी कैपिटल बीजापुर अपने गोल गुंबद के लिए फेमस है। मेमोरी हैक, जो आदिल शाह है वही असली जगत गुरु है। आदिल शाह इज इक्वल टू जगत गुरु। Mini recap. Ibrahim Adil Shah II of Bijapur was hailed as Jagat Guru because of his exceptional religious tolerance and secular policies. रूलर्स के बाद अब उनके एडमिनिस्ट्रेशन पर नजर डालते हैं। संभाजी की मौत के बाद के मुश्किल दौर के बाद मराठा एडमिनिस्ट्रेशन को किसने स्ट्रीमलाइन किया? अगला सवाल यूपीएससी सीएसई प्री 2000 से। Who among the following streamlined the Maratha administration after Shambhaji? A. Rajaram, B. Balaji Vishwanath, C. Gangabai, D. Nanaji Deshmukh. Broad theme: Maratha history and administration. संभाजी के एग्जीक्यूशन के बाद मराठा स्टेट में अराजकता थी। सवाल पूछ रहा है कि वापस ऑर्डर कौन लाया। ये ऐसा है जैसे किसी कंपनी का सीईओ अचानक हटा दिया जाए और एक नया हाईली कॉम्पिटेंट सीईओ आकर सारे सिस्टम्स ठीक कर दें। सही एनालॉजी है पेशवा के रूल के लिए। ऑप्शंस देखते हैं। ए. राजाराम, वो शांबाजी के सक्सेसर थे और उन्होंने मुगल हमले के दौरान स्टेट को जोड़े रखा, पर अहम मेजर एडमिनिस्ट्रेटिव स्ट्रीमलाइनिंग बाद में हुई। बी. बालाजी विश्वनाथ, ये सही जवाब है। छत्रपति शाहू के अंडर पहले पावरफुल हेरिडिटरी पेशवा के तौर पर बालाजी विश्वनाथ मराठा रिसर्जेंस के आर्किटेक्ट थे। उन्हें सेकेंड फाउंडर ऑफ द मराठा स्टेट भी कहा जाता है। और सी और डी? सी गंगाबाई और डी नानाजी देशमुख, ये मराठा हिस्ट्री के अलग अलग दौर से हैं और इस स्पेसिफिक कंसोलिडेशन से नहीं जुड़े हैं। तो यहाँ की है होल्डिंग टुगेदर और स्ट्रीमलाइनिंग के बीच का फर्क। एग्जैक्टली। और पेरिफेरल नॉलेज ये है कि बालाजी विश्वनाथ के बाद पेशवा का ऑफिस हेरिडिटरी हो गया और वो डिफैक्टो रूलर्स बन गए। उनके बेटे बाजीराव वन इंडियन हिस्ट्री के महान मिलिट्री कमांडर्स में से एक थे। मेमोरी हैक, एडमिनिस्ट्रेशन को स्ट्रीमलाइन करने के लिए आपको विश्वास चाहिए कि उस इंसान में नाथ है। बालाजी विश्वनाथ। मिनी रिकैप। Balaji Vishwanath was the key figure who streamlined Maratha administration after the turmoil following Shambhaji's death. एडमिनिस्ट्रेशन की बात चल रही है, तो चलिए लैंड सिस्टम्स में डाइव करते हैं। मैच द फॉलोइंग का टाइम है। ये है एक मैचिंग क्वेश्चन यूपीएससी सीएसई प्री 2000 से। मैच लिस्ट आई विद लिस्ट 2। लिस्ट आई में है ए. इक्ता, बी. जगीर, सी. अमरम, डी. मोकासा। और लिस्ट 2 में है 1. मराठास, 2. दिल्ली सल्तनत्स, 3. मुगल्स, 4. विजयनगर। ब्रॉड माइक्रोथीम: लैंड रेवेन्यू एंड एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम्स। ये क्लासिक सवाल है, मतलब अलग अलग एम्पायर्स अपने टॉप एम्प्लॉयज को कैसे पे करते थे, सैलरी, कमीशन, स्टॉक ऑप्शंस, उसी तरह। ए. इक्ता सिस्टम दिल्ली सल्तनत का अहम एक डिफाइनिंग फीचर था, तो ए का 2 से मैच है। बी. जागीर सिस्टम इसी आइडिया का मुगल वर्जन था, तो बी का 3 से मैच है। सी. अमरम, ये सिस्टम विजयनगर एम्पायर में यूज होता था। टॉप मिलिट्री ऑफिसर्स नायक्स को अमरम नाम की जमीन दी जाती थी, तो सी का 4 से मैच है। और डी. मोकासा, ये टर्म मराठा एडमिनिस्ट्रेशन में यूज होता था, तो डी का 1 से मैच है। तो सीक्वेंस बना A2, B3, C4, D1। ये तो ऑप्शन बी है। यहाँ एलिमिनेशन लॉजिक बहुत पावरफुल है। अगर सिर्फ ये पता हो कि इक्ता दिल्ली सुल्तान्स का है A2 और जागीर मुगल्स का B3, तो भी सिर्फ ऑप्शन बी ही बच जाता है। बिल्कुल। और पेरिफेरल नॉलेज के लिए अमरम सिस्टम आगे चलकर विजयनगरा एम्पायर के फ्रेगमेंटेशन का एक बड़ा कारण बना, क्योंकि नायक्स बहुत पावरफुल हो गए थे। इसके लिए एक मेमोरी हैक राइम है। सुल्तान की IQ, मुगल का जैग, राजा का अमर, शिवाजी का मौका। मिनी रिकैप। द करेक्ट मैच इज इक्ता विद दिल्ली सुल्तान, जागीर विद मुगल्स, अमरम विद विजयनगरा एंड मोकासा विद मराठा।
चलिए लैंड सिस्टम से आगे बढ़ते हैं, एक बहुत स्पेसिफिक मिलिट्री रूल पर। मनसबदारी सिस्टम में घोड़ों की बात करते हैं। ये एक असर्शन रीजन क्वेश्चन है यूपीएससी सीएससी प्रेव 1999 से। असर्शन ए, ड्यूरिंग द टाइम ऑफ अकबर फॉर एवरी 10 कैवलरी मैन द मनसबदार्स हैड टू मेंटेन 20 हॉर्सेस। रीजन आर, horses had to be rested while on march and replacements were necessary in times of war. Broad micro theme, Mughal military administration, mansabdari system. एक कमांडर को अपने सोल्जर्स से दुगने घोड़े क्यों चाहिए? थोड़ा ज्यादा लगता है, पर शायद इसका कोई प्रैक्टिकल रीजन है, जैसे एक फोटोग्राफर बैकअप कैमरा रखता है। सही एनालॉजी है। चलिए AR स्टेटमेंट को तोड़ते हैं। असर्शन ए कहता है कि कैवलरी मैन और घोड़ों का रेशियो 1.2 था। ये मनसबदारी सिस्टम का हिस्सा था ताकि कैवलरी इफेक्टिव रहे। तो ये स्टेटमेंट ट्रू है। रीजन आर, रीजन दिया है कि घोड़ों को रेस्ट चाहिए होता था और वॉर में रिप्लेसमेंट जरूरी थे। ये एक सॉलिड मिलिट्री लॉजिक है और ये भी ट्रू है। तो दोनों सही है। अब ये चेक करना है कि क्या रीजन इस असर्शन को एक्सप्लेन करता है। हाँ बिल्कुल, एक्स्ट्रा घोड़े रखने का रीजन ही यही था कि कैवलरी हमेशा मोबाइल और इफेक्टिव रहे। तो आर ए का करेक्ट एक्सप्लेनेशन है। आंसर ए हुआ। इससे जुड़ी पेरिफेरल नॉलेज ये है कि मनसबदारी सिस्टम में जत और सवार रैंक्स होते थे। जत से पर्सनल स्टेटस और सैलरी डिसाइड होती थी और सवार से कैवलरी मैन का नंबर। मेमोरी हैक, एक सवार, दो घोड़े सवार, आर्मी हमेशा तैयार। Mini recap. It's true that Mansabdars had to maintain 2 horses per cavalryman, and the logical reason was to ensure horses could be rested and replaced, keeping the army mobile. अब मुगल आर्मी में एक स्पेशल क्लास ऑफ सोल्जर्स की बात करते हैं, अहादीस। कौन थे ये एलीट ट्रूपर्स? अगला सवाल UPSC CSE Pre 1998 से। Consider the following statements. Ahadis were those troopers who 1. offered their services singly, 2. did not attach themselves to any chief, 3. had the emperor as their immediate colonel, 4. attached themselves to mirzas. Which of these statements are correct? Broad micro theme, Mughal military structure. तो ये अहादीस कौन थे? स्पेशल फोर्सेस जैसे लगते हैं, जैसे हाईली स्किल्ड कंसल्टेंट्स जो सीधे CEO यानी एम्परर को रिपोर्ट करते हैं। बिल्कुल सही, मॉडर्न पैरेलल है। चलिए स्टेटमेंट्स को इवैल्यूएट करते हैं। स्टेटमेंट 1, ऑफर्ड देयर सर्विसेज सिंगली, सही है, उन्हें इंडिविजुअली रिक्रूट किया जाता था। स्टेटमेंट 2, डिड नॉट अटैच देमसेल्व्स टू एनी चीफ, ये भी सही है, ये उनकी खासियत थी। स्टेटमेंट 3, हैड द एम्परर एज देयर इमीडिएट कर्नल, करेक्ट, वो सीधे एम्परर के ट्रूप्स माने जाते थे। स्टेटमेंट 4, अटैच देमसेल्व्स टू मिर्जाज, ये गलत है। मिर्जाज प्रिंसेस या हाई नोबल्स होते थे, अहदिस उनसे नहीं जुड़ते थे, ये उनके नेचर के खिलाफ है। तो 1, 2 और 3 सही हैं, जिससे आंसर बी हो जाता है। एलिमिनेशन लॉजिक भी सिंपल है, जैसे ही आप स्टेटमेंट 4 को गलत पहचान लेते हैं, ए और डी एलिमिनेट हो जाते हैं। एग्जैक्टली और पेरिफेरल नॉलेज के लिए अहदिस को जेंटलमैन सोल्जर्स भी कहते थे। वो वेल पेड थे और उन्हें इंपॉर्टेंट एडमिनिस्ट्रेटिव ड्यूटीज भी दी जाती थीं। मेमोरी हैक, अहादी अकेला जैसा साउंड करता है, वो सिंगल एलीट सोल्जर्स थे जो एम्परर को अकेला डायरेक्टली सर्व करते थे। Mini recap. Ahadis were elite troopers who served individually, were not attached to any noble, and were under the direct command of the Mughal emperor. मिलिट्री स्ट्रक्चर से अब एक बड़े स्ट्रेटेजिक लॉस की तरफ चलते हैं। कौंदहार का लॉस, ये इतनी बड़ी बात क्यों थी? ये सवाल है UPSC CSE Pre 1998 से। The loss of Kandahar was a big blow to the Mughal Empire from the viewpoint of A. Natural resources, B. Buffer territory, C. Communication, D. Strategic stronghold. Broad micro theme, Mughal Empire geopolitics and decline. कौंदहार सिर्फ एक शहर नहीं था, उसकी लोकेशन ही सब कुछ थी। ये इंडिया के फ्रंट डोर पर लगे मेन लॉक की तरह था। अगर वो लॉक किसी और के पास है तो पूरा घर वल्नरेबल हो जाता है। था। B. बफर टेरिटरी। हाँ, ये बफर था, पर इससे भी एक ज्यादा प्रिसाइज आंसर है। C. कम्युनिकेशन। ये ट्रेड रूट पर था, पर ये उसकी लोकेशन का परिणाम था, मुख्य कारण नहीं। D. स्ट्रेटेजिक स्ट्रॉन्ग होल्ड। ये सबसे अच्छा जवाब है। कंधार की लोकेशन स्ट्रेटेजिकली बहुत इंपॉर्टेंट थी। ये वेस्ट से आने वाले इन्वेजन रूट्स को कंट्रोल करता था। इसे होल्ड करना सब कॉन्टिनेंट के डिफेंस के लिए जरूरी था। तो सभी ऑप्शंस में थोड़ी सच्चाई है, पर डी सबसे जरूरी रीजन है। सही। इसकी पेरिफेरल नॉलेज ये है कि मुगल्स और पर्शिया के सफाविद्स कंधार के लिए लगातार लड़ते थे। शाहजहां ने इसे 1649 में हमेशा के लिए खो दिया, जो उनकी प्रेस्टीज के लिए एक बड़ा झटका था। मेमोरी हैक, कंधार मुगल डिफेंस का कंधा था। जब कंधा ही चला गया, पूरा शरीर कमजोर हो गया। Mini recap. The loss of Kandahar was a massive blow to the Mughal Empire, primarily because it was a vital strategic stronghold. अब इंपीरियल स्ट्रेटजी से एक रीजनल पावर के कैबिनेट पर चलते हैं। शिवाजी के अष्टप्रधान में फॉरेन मिनिस्टर कौन था? ये सवाल है UPSC CSE Pre 1998 से। The member of Shivaji's Ashtpradhan who looked after foreign affairs was A. Peshwa, B. Sachiv, C. Pandit Rao, D. Sumant. Broad micro theme, Maratha administration, Ashtpradhan. शिवाजी का एडमिनिस्ट्रेशन बहुत ऑर्गेनाइज था, जिसमें 8 मिनिस्टर्स का काउंसिल था। अष्टप्रधान। तो हमें फॉरेन मिनिस्टर को पहचानना है।
चलिए रोल्स देखते हैं। ए पेशवा, ये प्राइम मिनिस्टर थे। बी सचिव, ये रॉयल कॉरेस्पॉन्डेंट या होम सेक्रेटरी थे। सी पंडित राव, नाम से ही साफ है ये रिलीजियस अफेयर्स के हेड थे। डी सुमंत, ये सही जवाब है। सुमंत, जिनको दबीर भी कहते थे, फॉरेन अफेयर्स के मिनिस्टर थे। ये एक फैक्चुअल सवाल है, तो एलिमिनेशन लॉजिक पोर्टफोलियोज की जानकारी पर डिपेंड करता है। हाँ, और पेरिफेरल नॉलेज के लिए 8 मिनिस्टर्स के नाम याद रखना हाई यील्ड है। पेशवा पीएम, अमात्या फाइनेंस, मंत्री क्रॉनिकलर, सचिव होम सेक्रेटरी, सुमंत फॉरेन, सेनापति कमांडर इन चीफ, पंडित राव रिलीजियस हेड और न्यायाधीश चीफ जस्टिस। मेमोरी हैक, फॉरेन किंग से डील करने के लिए आपको बहुत सम करना पड़ता है। सो सम अंत इक्वल्स टू फॉरेन मिनिस्टर। मिनी रिकैप। In Shivaji's Ashtapradhan, the Sumant was the minister who looked after foreign affairs. चलिए अब एक मैप क्वेश्चन देखते हैं अकबर के एम्पायर के बारे में। ये है एक मैप बेस्ड क्वेश्चन यूपीएससी सीएसई प्री 1998 से। In the given map, the shaded part represents Akbar's empire. A stands for an independent state and B marks the site of a city. Which one of the following alternative gives all correct information? Options है A. Akbar in 1557, Golconda, Lahore. B. Akbar in 1557, Khandesh, Multan. C. Akbar in 1605, Gondwana, Multan. D. Akbar in 1605, Gondwana, Lahore. Broad micro theme: Historical geography of the Mughal Empire. मैप क्वेश्चंस आपकी विजुअल अंडरस्टैंडिंग टेस्ट करते हैं। मैप में एक बड़ा एम्पायर दिख रहा है। ए सेंट्रल इंडिया में एक अनशेडेड पैच है और बी नॉर्थ वेस्ट में एक शहर है। चलिए इसे लॉजिकली तोड़ते हैं। एम्पायर का साइज देखिए, ये अकबर के शासन के अंत का समय लग रहा है, मतलब 1605। 1557 में एम्पायर बहुत छोटा था, तो ए और बी एलिमिनेट हो जाते हैं। रीजन ए सेंट्रल इंडिया में गोंडवाना के एरिया से मैच करता है, गोंड किंगडम्स आजाद थे। और सिटी बी पंजाब रीजन में लाहौर की लोकेशन है। लाहौर अकबर के टाइम एक मेजर कैपिटल था। तो साल है 1605, स्टेट है गोंडवाना और शहर है लाहौर। ये तो ऑप्शन डी से मैच करता है। यहाँ एलिमिनेशन लॉजिक एम्पायर के साइज से ही कम कर गया। बिल्कुल, और पेरिफेरल नॉलेज के लिए लाहौर 1585 से 1599 तक अकबर की कैपिटल रहा। मेमोरी हैक, सोचिए एंड गेम अकबर। मैप में एम्पायर उसकी लाइफ के एंड में है 1605 में। सेंट्रल इंडिया से गॉन्ड्स गॉन थे उसके डायरेक्ट रूल से, और बी है लाहौर। Mini recap. The map depicts Akbar's empire in 1605, with A representing the semi-independent Gondwana region and B marking the city of Lahore. वापस एडमिनिस्ट्रेशन पर। अकबर के अंदर मिलिट्री डिपार्टमेंट का हेड कौन था? डिफेंस मिनिस्टर कह सकते हैं। अगला सवाल यूपीएससी सीएसई प्री 1997 से। The head of the military department under the recognized central machinery of administration during Akbar's reign was A. Diwan, B. Mir Bakshi, C. Mir Saman, D. Bakshi. Broad micro theme: Mughal administration. अच्छा, ये मुगल कैबिनेट के पोर्टफोलियोज पर एक और सवाल। ये एक बहुत पावरफुल पोस्ट थी। हाँ, चलिए ऑप्शंस देखते हैं। ए दीवान, ये रेवेन्यू और फाइनेंस डिपार्टमेंट के हेड थे। बी मीर बख्शी, ये सही जवाब है। मीर बख्शी मिलिट्री डिपार्टमेंट के हेड थे। रिक्रूटमेंट, मनसबदार्स का रिकॉर्ड और इंटेलिजेंस सब इनके अंडर था। सी मीर समान, ये इंपीरियल हाउस होल्ड और कारखानास के इंचार्ज थे। डी बख्शी, बख्शी एक जनरल टर्म था, पर मीर बख्शी डिपार्टमेंट के हेड का टाइटल था। तो यहाँ मेर प्रीफिक्स, जिसका मतलब चीफ होता है, एक बड़ा क्लू है। और पेरिफेरल नॉलेज ये है कि मुगल सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेशन के 4 मेन पिलर्स थे: दीवान, मीर बख्शी, मीर सामान और सद्र सुदूर रिलीजियस अफेयर्स। मेमोरी हैक, बख्शी बॉक्सिंग जैसा साउंड करता है। मीर बख्शी पूरे बॉक्सिंग रिंग यानी मिलिट्री डिपार्टमेंट के हेड थे। मिनी रिकैप. The Mir Bakshi was the powerful head of the military and intelligence department in Akbar's administration. मिलिट्री हेड से अब इंटेलेक्चुअल जाइंट्स पर चलते हैं। उस दौर के किस इंडियन राइटर ने अमेरिका की खोज का जिक्र किया था? एक दिलचस्प सवाल है यूपीएससी सीएसई प्री 1997 से। The medieval Indian writer who refers to the discovery of America is A. Malik Muhammad Jaisi, B. Amir Khusro, C. Ras Khan, D. Abul Fazl. Broad micro theme: Mughal intellectual history and literature. ये तो कमाल है। इससे पता चलता है कि दुनिया कितनी इंटरकनेक्टेड हो रही थी। कोलंबस की यात्रा की खबर आखिरकार मुगल कोर्ट तक पहुंची गई। क्रोनोलॉजी यहाँ पर की है। ए अमीर खुसरो, हाँ। वो तो 13-14 सेंचुरी में थे, कोलंबस से बहुत पहले, इम्पॉसिबल। बी मलिक मोहम्मद जायसी ने पद्मावत 1540 के आसपास लिखी, उस वक्त तक शायद खबर ना पहुंची हो। सी रस खान एक महान कवि थे पर वर्ल्ड इवेंट्स के क्रॉनिकलर नहीं। डी अबुल फजल, ये सही जवाब है। अबुल फजल अकबर के ग्रैंड वजीर और क्रॉनिकलर थे। उन्होंने अपनी आईन अकबरी में अमेरिकाज, आलम नौ या न्यू वर्ल्ड का जिक्र किया है। तो यहाँ एलिमिनेशन लॉजिक सीधे टाइमलाइन पर बेस्ड है। अमीर खुसरो इतने पहले थे कि वो हो ही नहीं सकते। सही। इससे जुड़ी पेरिफेरल नॉलेज। अबुल फजल अकबर के नवरत्नों में से एक थे।
उनकी अकबरनामा उस दौर के इतिहास का एक अनमोल सोर्स है। मेमोरी हैक। किसके पास इतना फजल इंटेलेक्ट था कि अमेरिका के बारे में पता हो? ए बिल फजल। Mini recap. Abul Fazl, Akbar's coach historian, is the medieval Indian writer who referred to the discovery of America. अब स्क्रिप्ट्स की बात करते हैं। मोदी स्क्रिप्ट किसके डॉक्यूमेंट्स में यूज होती थी? अगला सवाल है यूपीएससी सीएसई प्री 1995 से। The Modi script was employed in the documents of the A. Vodeyars, B. Zamorins, C. Hoysalas, D. Marathas. Broad micro-theme, regional history and scripts. मोदी स्क्रिप्ट तेजी से लिखने के लिए एक कर्सिव स्क्रिप्ट थी, एक तरह की शॉर्ट हैंड। किस किंगडम ने इसे यूज किया? चलिए पता करते हैं। A, B और C ये सब साउथ इंडियन डायनास्टीज थीं। उनकी लैंग्वेजेस और स्क्रिप्ट्स अलग थीं, कन्नड़ा, मलयालम एक्सेट्रा। D, मराठास। ये सही जवाब है। मोदी स्क्रिप्ट मराठी लैंग्वेज लिखने के लिए यूज होती थी। ये पूरे मराठा एम्पायर में ऑफिशियल स्क्रिप्ट थी। ये तो सीधा फैक्चुअल क्वेश्चन है, स्क्रिप्ट और रीजन को जोड़ने वाला। करेक्ट। और पेरिफेरल नॉलेज ये है कि मोदी स्क्रिप्ट 20th सेंचुरी के मध्य तक यूज होती थी। आज मराठी ज्यादातर देवनागरी स्क्रिप्ट में लिखी जाती है। मेमोरी हैक। मराठास ने शिवाजी जैसे लीडर्स के अंडर एडमिनिस्ट्रेशन के तरीके को मॉडिफाई किया। सो मोदी स्क्रिप्ट इक्वल्स मराठास। Mini recap. The Modi script was the cursive script used for official and administrative documents by the Marathas. चलिए मनसबदारी सिस्टम पर वापस आते हैं। अकबर को इसका आइडिया कहाँ से मिला? Okay, UPSC CSE pre-1994 से सवाल। The Mansabdari system introduced by Akbar was borrowed from the system followed in A. Afghanistan, B. Turkey, C. Mongolia, D. Persia. Broad micro theme, Mughal administration, origins and influences. अकबर एक ग्रेट इनोवेटर थे, पर वो अक्सर सक्सेसफुल मॉडल से इंस्पायर होते थे। उन्होंने अपने एम्पायर का ऑपरेटिंग सिस्टम कहाँ से इंस्पायर होकर बनाया? सही पॉइंट है। चलिए ओरिजिन ट्रेस करते हैं। A, B, D. पर्शिया से कल्चरल कनेक्शंस गहरे थे, पर स्पेसिफिक डेसिमल बेस्ड मिलिट्री ऑर्गेनाइजेशन का ओरिजिन अलग है। C, मंगोलिया। ये सही जवाब है। आर्मी को डेसिमल बेसिस 10, 100,000 के यूनिट्स में ऑर्गेनाइज करना मंगोल आर्मीज की पहचान थी, जिसे जेंगिस खान ने यूज किया था। अकबर ने इसी सेंट्रल एशियन सिस्टम को अपने एम्पायर के लिए अडेप्ट किया। तो यहाँ की डेसिमल सिस्टम है जो जेंगिस खान की मंगोल आर्मी से जुड़ा है। एग्जैक्टली। और पेरिफेरल नॉलेज के लिए मुगल्स खुद तिमोर और जेंगिस खान के वंशज थे, तो उनका मंगोल मिलिट्री ट्रेडिशन से प्रभावित होना नेचुरल है। मेमोरी हैक। मानसबदारी में मान है, ये मंगोलिया के सिस्टम से इंस्पायर्ड था। Mini recap. Akbar's Mansabdari system was inspired by the decimal-based military organization system famously followed in Mongolia. अब कुछ आर्किटेक्चर देखते हैं। कौन सा मॉन्यूमेंट शेरशाह सूरी ने बनवाया था? UPSC CSE pre-1993. Which one of the following is a monument constructed by Sher Shah? A. Qila-e-Kuhna at Delhi. B. Atala Masjid at Jaunpur. C. Barasona Masjid at Gaur. D. Quwwat-ul-Islam Mosque at Delhi. Broad micro-theme. Sultanate and Mughal architecture. शेरशाह सूरी का शासन छोटा पर इम्पैक्टफुल था और वो एक महान बिल्डर थे। हमें उनका काम पहचानना है। चलिए हर मॉन्यूमेंट के बिल्डर को पहचानते हैं। ए. किला-ए-कुहना एट दिल्ली। ये सही जवाब है। किला-ए-कुहना मस्जिद दिल्ली के पुराना किला के अंदर है। इसे शेर शाह सूरी ने 1541 के आसपास बनवाया था। बी. अताला मस्जिद एट जौनपुर। इसे जौनपुर के शर्की डायनेस्टी के इब्राहिम शाह शर्की ने बनवाया था। सी. बरासोना मस्जिद एट गौर। इसे बंगाल में सुल्तान नुसरत शाह ने बनवाया। डी. कुव्वत-उल-इस्लाम मॉस्क एट दिल्ली। ये दिल्ली में बनने वाली पहली मस्जिद थी, जिसे कुतुबुद्दीन ऐबक ने बनवाया था। तो यहाँ एलिमिनेशन लॉजिक के लिए मॉन्यूमेंट्स के पेट्रन्स का पता होना जरूरी है। सही। और पेरिफेरल नॉलेज के लिए पुराना किला खुद शेरशाह द्वारा डेवलप किया गया एक प्रोजेक्ट था। उनका अपना मकबरा सासाराम बिहार में इंडो इस्लामिक आर्किटेक्चर का एक मास्टरपीस माना जाता है। मेमोरी हैक। शेरशाह एक शेर थे, उन्होंने अपनी मस्जिद अपने किला में बनाई। शेर इन द किला इक्वल्स टू किला-ए-कुहना। Mini recap. The Kilai-Kuna Mosque in Delhi's पुराना किला was constructed by Sher Shah Suri. क्या सफर रहा। हम अपने आखिरी सवाल पर है। चलिए बाबर के मेमोइर्स की भाषा के बारे में बात करते हैं। हमारा आखिरी सवाल एक और assertion reason है, UPSC CSE pre-1993 से। Assertion A. Babur wrote his memoirs in Turki. Reason R. Turkey was the official language of the Mughal court. Broad micro theme, Mughal literature and court culture. ये क्लासिक AR क्वेश्चन है। जैसे एक फ्रेंच CEO अपनी पर्सनल डायरी फ्रेंच में लिखे, पर कंपनी की ऑफिशियल लैंग्वेज इंग्लिश हो, वैसी ही सिचुएशन है ना। बिल्कुल सही एनालॉजी है। चलिए एनालाइज करते हैं। Assertion A. बाबर wrote his memos in Turkey. ये बिल्कुल ट्रू है। उनकी ऑटोबायोग्राफी तुजुक बाबुरी या बाबुरनामा उनकी मदर टंग चगताई तुर्की में लिखी गई थी। रीजन आर. तुर्की वॉज द ऑफिशियल लैंग्वेज ऑफ द मुगल कोर्ट। ये फॉल्स है। मुगल कोर्ट की ऑफिशियल लैंग्वेज हमेशा पर्शियन रही। एडमिनिस्ट्रेशन, लिटरेचर सब पर्शियन में था। तो ए ट्रू है पर आर फॉल्स है। इससे आंसर सी हो जाता है। यहाँ एलिमिनेशन लॉजिक बहुत तेज है। जैसे ही आपको पता चला कि मुगल कोर्ट लैंग्वेज पर्शियन थी, रीजन आर फॉल्स हो जाता है।
AR क्वेश्चंस में अगर R फॉल्स है तो सिर्फ ऑप्शन C ही सही हो सकता है। गेम ओवर। एग्जैक्टली और पेरिफेरल नॉलेज के लिए बाबरनामा को बाद में अकबर के शासनकाल में अब्दुल रहीम खाने खाना ने पर्शियन में ट्रांसलेट किया था। मेमोरी हैक। याद रखिए, बाबू's personal talk was in Turk, but official work was with a Persian. Mini recap. Baba wrote his personal memoirs in his mother tongue Turkey. True, but the official Mughal court language was Persian. False. तो दोस्तों, क्या मैराथन था। हमने मीडिएवल इंडियन हिस्ट्री की जटिल दुनिया को 22 जरूरी सवालों के जरिए समझा। हमने रीजनल किंगडम्स, मुगल एनेक्सेशंस, विजयनगरा पॉलिटिक्स, लेटर मुगल्स, वॉर्स ऑफ सक्सेशन, फॉरेन पॉलिसी, इख्ता और जागीर जैसे एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम्स, मनसबदारी जैसे मिलिट्री स्ट्रक्चर्स और आखिर में मुगल लिटरेचर और कल्चर सब कवर किया। चलिए की इनसाइट्स को समराइज करते हैं। हमने देखा कि कैसे मैसूर जैसे रीजनल किंगडम्स विजयनगरा जैसे बड़े एम्पायर्स की राख से उठे। हमने समझा कि डेक्कन में मुगल एक्सपेंशन एक सिस्टमैटिक पॉलिसी थी, रैंडम नहीं। हमने जाना कि इंटरनल पॉलिटिक्स, चाहे वो विजयनगरा में हो या लोधी सुल्तानेट में हो, अक्सर बड़े हिस्टोरिकल बदलावों का कारण बनी। हमने मुगल्स की कॉम्प्लेक्स एडमिनिस्ट्रेटिव मशीनरी को डिकोड किया और देखा कि वो सेंट्रल एशियन ट्रेडिशन से इंस्पायर होकर इंडिया में परफेक्ट की गई। कंफ्यूजन को साफ किया। हमने देखा कि कैसे शासकों को बुलाया गया, हटाया गया और उन्होंने सेक्युलर टाइटल्स हासिल किए। ये सब बताता है कि इतिहास सिर्फ डेट्स और बैटल्स नहीं, बल्कि ह्यूमन एम्बिशन, स्ट्रैटेजी और कल्चरल एक्सचेंज की कहानी है। तो एक आखिरी विचार, हमने बात की कि कैसे आलम खान और दूसरों ने बाबर को बुलाया। अगर वो इनविटेशन कभी भेजा ही ना जाता तो भारत का इतिहास कितना अलग होता। आपके हिसाब से सबसे बड़ा बदलाव क्या होता? इस पर सोचिए और अपने विचार नीचे कमेंट्स में जरूर शेयर करिएगा। हमें उम्मीद है कि इस गहरी चर्चा ने आपके सारे डाउट्स क्लियर कर दिए होंगे। अगर आपको ये एनर्जी पैक्ड सेशन पसंद आया तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। हम मिलेंगे आपसे अगली बार एक नए टॉपिक के साथ एक और गहरी चर्चा के लिए। तब तक सीखते रहिए, सवाल करते रहिए। दोस्तों